मैं इस बात को यहाँ से मना रहा हूँ कि मराठी भाषा नहीं बोलता था, इसलिए हिंदी में बात करूँगा, सरल आसान हिंदी बोलूँगा, आपको समझ में तब हो रहे। और जितने भी भारत में व्यापारी वर्ग हैं, उद्योगपति वर्ग हैं, सभी के सामने कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं। इन सब समस्याओं के पीछे जो मूल कारण है वो हमारे देश की सरकार है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता किया है, संधि किया है, उसका नाम है गैर करार WTO एग्रीमेंट। और उन शर्तों को हमारे देश की सरकार एक एक करके लागू कर रही है। अब शर्तें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जागतिक स्तर के सब बनेगी और समस्या हमारे लिए लागू करने की तैयारी चल रही है। उसमें से गैर करार की जो शर्तें हैं, WTO की जो कंडीशंस हैं, उनमें से एक शर्त ये है कि भारत देश में वायदा बाजार को मान्यता दी जाए और उसको ऐसे ही स्थापित कराया जाए जैसे शेयर बाजार होता है। हस्ताक्षर होने के पहले हमारे देश में ये वायदा बाजार का ज्यादा चक्कर नहीं था। ये सब अमेरिका में, यूरोप के देशों में या तो सिंगापुर हमारे पड़ोसी देश है वहां पर, या तो जापान में थोड़ा बहुत चलता है। बाकी भारत में ये वायदा बाजार का नहीं चलता। लेकिन WTO करार पर हस्ताक्षर होने के बाद हमारे देश की सरकार ने इस वायदा बाजार को भारत में शुरू कर दिया। दूसरी शर्त उसमें ये है कि वायदा बाजार जब आपने शुरू किया उसमें किस किस वस्तुओं के व्यापार में ये हो सकता है। तो सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, गेहूं, चावल, चना, दाल, मटर, आपके भारत में उत्पन्न होने वाली खेती की सभी वस्तुओं में और भारत के कारखाने में बनने वाली ज्यादातर वस्तुओं में इन सभी फायदा बाजार है। और जो कुछ वो अमेरिका में करते हैं, यूरोप में करते हैं, वही उन्होंने भारत में आगे चालू किया। अब इससे दुष्परिणाम ये शुरू हुआ है कि जब से सोने चांदी के महत्वपूर्ण वस्तुओं को फायदा बाजार में शामिल किया, तभी से मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में उछाल गिरावट आना शुरू हुई। फायदा बाजार जो है ना, वो सबसे ज्यादा चीटिंग बिजनेस है, धोखाधड़ी का धंधा, दूसरों को मूर्ख बना के लूट देने का धंधा, दूसरों को उल्लू बना के लूट देने का धंधा, ये इस तरह का धंधा है। इसमें वास्तव में न कुछ बेचा जाता है, न कुछ खरीदा जाता है, ना आपके हाथ में कुछ खरीदा हुआ आएगा, ना किसी के हाथ से बेचा हुआ जाएगा। वास्तव में कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ कल्पना में चलता है। और ये धंधा कैसे चलता है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। वायदा बाजार में जो एजेंट होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं। वो काम कैसे करते हैं, एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। सवेरे सवेरे मान लीजिए 10-11 बजे मुंबई इसका आजकल केंद्र है, दिल्ली भी इसका केंद्र है, जयपुर में भी अब शुरू हुआ है, अहमदाबाद, बड़ौदा जैसे बड़े बड़े शहरों में इनके काम चलते हैं। कैसे ये होता है, एक उदाहरण से समझाता हूं। सवेरे सवेरे बाजार एजेंट में आए और एक सूचना दे दिया कि दुबई से या संयुक्त अरब अमीरात से सोना भरा हुआ एक जहाज भारत के लिए चल पड़ा। एक खबर दे दिया दुबई से। आप जानते हैं दुबई में सोने का बड़ा भारी मिलता है, गोल्ड स्तूप बना हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर व्यापार करती है। तो किसी कंपनी के एजेंट ने एक खबर दिया कि दुबई से सोना भरा हुआ एक जहाज, जिसमें कल्पना करो 10 टन, 20 टन, 50 टन, कुछ भी उसने बता दिया कि इतना सोना भरा हुआ जहाज कहाँ आने वाला है, वो कहीं हुआ। और सबसे पहला ट्रेंड शुरू हुआ कि अब बाजार में सोना आ रहा है, तो जरूरत से ज्यादा मांग से ज्यादा सोना होने लगा।
सवेरे से बाजार खुला तो कल्पना करो सोना 8,000 रुपए में 10 ग्राम। खबर आई तो तुरंत उसका असर हुआ कि सोना 7,000 रुपए 10 ग्राम या 6,500 रुपए जो भी कल्पना दोपहर को खबर आई कि वो सोने का भरा हुआ जहाज दोपहर को खबर है कि वो चला तो था दुबई से, रास्ते में डूब गए। फिर क्या हुआ? फिर ये एजेंट सक्रिय हुए और 8,000 रुपए 10 ग्राम का जो सोना था वो दोपहर तक आते आते 6,500-7,000 रुपए में किया, फिर वापस 8,000-8,500 रुपए 10 ग्राम। फिर शाम को खबर आई कि जहाज का कैप्टन बच गया और उसको संभावना है कि रिकवरी हो जाएगी। फिर शाम को भाव। अभी दूसरे दिन क्या हुआ? ना तो जहाज चला, ना उसमें सोना आया, ना कुछ हुआ, लेकिन दिन भर में 8,000 रुपए से 6,500 या 6,500 से वापस 8,000 का ये भाव में जो अंतर आया, इसमें में वायदा बाजार के खिलाड़ियों ने सैकड़ों कोटी रुपए कमाए। एक झूठी खबर सैकड़ों कोटी रुपए। पिछले साल मैंने आंकड़े निकाले कि मुंबई के वायदा बाजार में और भारत के जो उनके दूसरे नेटवर्क में सिर्फ सोने और चांदी के वायदा बाजार में पिछले साल 4,880 कोटी रुपए लूटे। पिछले साल का माने 2005। तो 2004-2005 के वर्ष में सोने चांदी के धंधे में बाजार के भाव को ऊपर नीचे करके 4,880 कोटी रुपए लूट किया और ये पूरा पैसा भारत से बाहर चला। हमारे हिंदुस्तान के वायदा बाजार में इस समय 150 से ज्यादा स्वदेशी विदेशी कंपनियां हैं जो तेज और वो धंधा भी सब आसमान में ही होता है, जमीन में कुछ नहीं होता। कागजों में लिखी नीचे इधर से उधर जाते हैं। इसमें अंतिम दुष्परिणाम क्या होता है कि जो धंधे में उतरने वाले लोग हैं, हमारे हिंदुस्तान के कई व्यापारी इस वायदा बाजार के धंधे में उतरे हुए हैं, उनमें से एक मेरे परिचित थी, पुणे में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने सोने चांदी के वायदा बाजार में पैसा लगाना शुरू किया। तो पिछले साल से उन्होंने धंधा शुरू किया। मैंने उनको पूछा कितना कमाया? तो कहते राजधानी दोबारा उसको कमाया। मैंने पूछा कि आपको बहुत होशियार आदमी है, आपको बहुत चतुर है, इंटेलिजेंट है, कैसे जोड़ा आपने? तो उन्होंने कहा कि इस वायदा बाजार में कमाती तो कंपनियां हैं और डूबता हम लोग। मैंने जो साधारण व्यापारी जाते हैं 10, 20, 50 लाख, 1, 2, 5 करोड़ रुपए का धंधा लेके, इनका डूबता और ये जो ऊपर बैठी हुई कंपनियां हैं टॉप पर, वो वहां से। तो मुझे बहुत दुख की बात है कि 4,880 कोटी रुपए एक वर्ष में ही लूट ले गए। न उन्होंने कुछ बेचा, न हमने कुछ खरीदा। अगर 4,880 कोटी रुपए का हमने कुछ माल ही खरीदा होता तो भी संतोष होगा कि चलो पैसा लगा तो वस्तु तो है। या मैंने एक बार हमारे देश के एक मंत्री को ये बात कही, उनका नाम था शरद यादव। अभी वो भूतपूर्व मंत्री हो गए। पहले वो एनडीए की सरकार में जो बैठे थे राष्ट्रीय के सभी वो मंत्री और उनका मेरा नाम परिचय। तो मैं एक बार उनसे हॉलमार्क के विषय में बात करने गया। तभी मैंने वायदा बाजार की बात किया। मैंने कहा आपने ये जो धंधा शुरू कर दिया हिंदुस्तान में, आपको मालूम है इसका नुकसान कितना है? कहने कितना? मैंने कहा अकेले मुंबई जैसे बाजार से 4,880 कोटी रुपए लूट लिया और भारत में ऐसे 8-10 केंद्र चलते हो तो कितने हजार कोटी रुपए की लूट होने की कुछ कल्पना है? और ये 4,880 कोटी रुपए कितनी बड़ी रकम होती है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो इतनी रकम अगर क्षेत्रीय समाज को दे दी जाए, क्षेत्रीय वर्ग के नागरिकों को दे दी जाए तो पूरे जगत के क्षेत्रीय कर्जमुक्त हो सकते हैं और आत्महत्या करना बंद कर सकते हैं। वायदा बाजार में अकेले मुंबई से लूट हो गई।
तो शरद यादव ने मुझे कहा कि भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने उनको पूछा क्यों नहीं कर सकते, आप तो मंत्री है। तो कहने लगे मंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री है, उनसे बात करो। प्रधानमंत्री के पीएम में हम लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सुनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर से चर्चा हुई अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, हमने WTO नाम का एक करार सही किया है, उसके लिए शर्त है। तो मैंने कहा कम से कम आप इतना तो करो कि हिंदुस्तानियों को टीवी पे जायदाद देकर बोलो कि फायदा बाजार में ना कर सकते। आपकी एक मजबूरी हमें समझ में आती है कि आपने WTO का करार सही किया है, अंतर्राष्ट्रीय करार है, इसकी शर्त मानना आपकी मजबूरी है, फायदा बाजार बोलना आपकी मजबूरी है, ये समझ में आता है। लेकिन दूसरी तरफ आप इतना कर सकते हो कि रोज टीवी पर एक जायदाद दे दो या आधा घंटे का 1 घंटे का कार्यक्रम दे दो और लोगों को बताओ तो सही नहीं कि फायदा बाजार होता क्या। और ये जब तुम लोग होशियार हैं, समझदार हैं, इसमें फंसेंगे फंसेंगे थोड़े दिन में धंधा अपने आप धंधा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ये बात करेंगे तो आपकी करार की शर्त भी पूरी हो जाएगी और हम उनमें से भी बच जाएंगे। तो उनको समझ करिए, भारत के लोगों को सही माहिती देना ये सरकार को समझ में नहीं आता। मोटी माहिती देना रोज टीवी पे घंटों घंटों समय खराब करते हैं, वो कर सकते पैसी की हो, कॉन्ट्रेक्ट वापरो, ये करो, वो करती माहिती जो किसी काम के लिए वो हो जाती है। और ये जो माहिती जिसकी आवश्यकता है लोगों को वो कर देते हैं। फिर जानते हैं प्रधानमंत्री ने मुझे ये कहा, अच्छा हम तो ये नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्या परेशानी क्या है? तो वो कहते हैं कि ये जो परदेशी समस्या आई है ये हमको चिंता नहीं रहेगी। अगर हमने ये माहिती देना शुरू किया, लोगों में जागृति आ गई, लोग फायदा से उनको हो गए, धंधा उनका नहीं चला, तो वो हमको नहीं रह देंगे, सरकार नहीं चले देंगे। ये जो खाता है वो खरीदेंगे, हमको सपोर्ट विड्रॉ हो जाएगा, हमें सब तकलीफ आ जाएगी। अंत में उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि एक टीवी चैनल आप चालू करो, उसमें ये माहिती देंगे। मैंने कहा कि मुझे यही करने का है तो आपके पास आने की क्या जरूरत है, ये तो हम करेंगे। तो हमारी सरकार इतनी असहाय है, इतनी हेल्पलेस है इस पूरे सिस्टम में, वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। और वो कुछ नहीं कर सकते तो उसमें ये दुष्परिणाम होता है। अब इस दुष्परिणाम में मार कौन खाता है? जो सोने चांदी का व्यापार करने वाला बड़ा व्यापारी है, जिसका सैकड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो साधारण सा व्यापारी है, छोटे छोटे बिजनेस करने वाला है, जिनका मान को लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का शेयर करने वाला, बिक्री करने वाला, और ये शहर को छोड़ो दूर गाँव में बेचारा बैठा हुआ और एक आदमी सोने चांदी की दुकान के लिए सैकड़ों सालों से काम करता है, जिनका मुश्किल से 5-7 10 हजार रुपए का कुछ बेचता है, उसको सबसे ज्यादा दुष्परिणाम इसका होता है। मेरा जिस गांव में जन्म हुआ वो उत्तर भारत में है, अलीगढ़ जिले। मेरे गांव में आज स्थिति ये है, 10 व्यापारी थे सोने चांदी का व्यापार करने वाले। मैंने बचपन से उनको देखा है, लेकिन इस फायदा बाजार में 10 ने अपनी दुकानें बंद कर दी। वो पहले सोने चांदी के दागी में बनाकर मेरे गांव के लोगों की जरूरत पूरी करते थे और आसपास के गांव में भी जरूरत पूरी करते थे। अभी तो सोने का भाव एकदम से 8,000 रुपए तक गया है, उसी में उनका सारा अब वो क्या कर रहे हैं? वो बेचारे सब दुकानें बंद करके शेष मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं। पूरी जो बताते हैं कि सवेरे भाव कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, और जो रियल ट्रेजर है, जो वास्तविक व्यापारी है, जो सच में सोने चांदी का कुछ न कुछ बनाकर बिक्री करते हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा मार है। जिनको सिर्फ चीटिंग करनी है, धोखाधड़ी करनी है, लूट मार करनी है, उनको इसमें फायदा होता है। तो हमारी सरकार ने एक ये खतरनाक खेल शुरू कर दिया और ये खतरनाक खेल जैसे सोने चांदी के उसमें हो रहा है। अभी सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ उत्तर दिए जाए और मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहने आया हूं कि सरकार अपने गलत काम को सही साबित करने के लिए कोई न कोई उत्तर ढूंढती है। तो इसके लिए उन्होंने उत्तर ढूंढा। वो क्या है? वो कहते हैं कि यूरोप में अमेरिका में तो 150-200 टन का धंधा है सोने चांदी का, सोने करके कम से कम चांदी उसमें छोड़ो, वहां
गलत का विरोध नहीं होता तो पृथ्वीराज चौहान का इतिहास नहीं होता, राणा प्रताप का इतिहास नहीं होता। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग हमारे अपने समाज में हैं जो कहते हैं गलत का विरोध मत करो, किसी तरह इसमें एडजस्ट कर लो, और वो एडजस्टमेंट क्या, कोई लूट रहा है 100 रुपया तो उसमें से अपने को भी 10, 20, 50 मिल जाएगा, उनका हिस्सा बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ। मैं आपसे एक ही निवेदन करने आया हूं कि इस वायदा बाजार से आप सोने चांदी को निकलवाइए, नहीं तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अभी तो क्या है, मार्केट थोड़ा खुला है, 150 ही कंपनियां आई हैं। अप्रैल 2006 के बाद ये मार्केट पूरा खुलने वाला है, और अगले 1 साल में इस वायदा बाजार में 1,500 से ज्यादा प्रदेशी कंपनियां तैयार हो रही हैं आने के लिए। और उस समय जो फ्लक्चुएशन होगा तो आप उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। और उसमें होगा यह कि बड़े बड़े खिलाड़ी तो रह जाएंगे बाजार में, छोटे व्यापारी सब खुला सकते। मेरी चिंता यह है कि भारत में 160 कोटि की लोक संख्या में लगभग 1 कोटि सराफा व्यापारी है, संपूर्ण भारत, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, और लगभग 1 कोटि 50 लाख कारीगर है जो दागिने बनाते हैं। लगभग 1 कोटि व्यापारी है, 1 कोटि 50 लाख कारीगर है। इसका माने 2 कोटि 50 लाख लोग सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर 2.5 करोड़ लोग इससे सीधे जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम भारत में 50 लाख परिवारों की जिंदगी इससे चल रही है। अगर हम सरकार के आंकड़े को भी मान लें कि एक परिवार में 5 नागरिक होते हैं तो लगभग 50 लाख परिवारों की जिंदगी इससे चलती है, सोने चांदी हीरे जवाहरात के व्यापार से या तो उसकी कारीगरी से। तो ये 2.5 करोड़ लोग, इनमें से जो बड़े लोग हैं वो 1% भी नहीं है। बड़े लोग से मतलब जिनका बिजनेस 10, 20, 50 करोड़ रुपए से लेकर 1000, 2000 करोड़ रुपए है, वो 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। और इसमें 70 से 75% जो व्यापारी हैं और कारीगर हैं वो बहुत गरीबी के स्तर पर काम करने वाले कारीगर व्यापारी हैं, जो दिन में मुश्किल से 300-400 रुपए कमाते हैं इस धंधे को होने के बाद। बाकी लगभग 20% ऐसे व्यापारी हैं जो आपकी हैसियत से हैं, जो यहां बैठकर मीटिंग कर सकते हैं और किराए पर ले सकते हैं, माइक लगवा सकते हैं और मेरा व्याख्यान सुन सकते हैं। लेकिन उन 75% का क्या कि वो मेरा व्याख्यान भी नहीं सुन सकते, क्योंकि इकट्ठा होने के लिए कोई हॉल चाहिए, वो किराया देने का पैसा नहीं उसके पास। आप उसकी कैसे भेज दो, हम आपकी कैसे प्लेट पे लगा के सुन लेंगे या उसकी कॉपी करके दूसरों को। तो मैंने 350 खत लिखने वाले लोगों को 2 कैसे बना के भेजे स्पेशल रूप से, और मैंने कहा कि आप सुनो और इसको ज्यादा से ज्यादा को सुनाओ ताकि लोगों में जागृति आए कि ये हो क्या। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब वो मुझे घर में लिखते कि राजीव भाई आपकी मीटिंग करने के लिए खर्चा तो कुछ लगता है, अगर कुर्सियां भी लानी है, दही भी बिछानी है, माइक भी लगाना है, और भी लेना है, इतना भी नहीं है हमारे पास, इसलिए कैसे। तो मुझे चिंता उनकी होती है जो ऐसे हैं। और 77% है, 2 कोटि 50 लाख लोगों में 75% इस गरीबी की हैसियत में है कि मुश्किल से उनको 2 समय की रोटी चल पाती है, क्योंकि कारीगरी में बहुत पैसा नहीं है, जितनी मेहनत का काम है लेकिन पैसा उसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं। आप देखते घंटों घंटों बचते हैं, सब एक छोटा सा दागिना तैयार होता है, आंखें उसकी बेचारे की कैसे तकलीफ में आती है, तब जाकर एक छोटा दागिना तैयार होता है। लेकिन कारीगरी ज्यादा मिलती नहीं है, क्योंकि इंटरनल कॉम्पिटिशन इतना जबरदस्त है इस देश में, एक दूसरे के आपस के कॉम्पिटिशन कि वो ज्यादा मिल नहीं सकता है। और ग्राहक भी इस देश का ऐसा ही है जो ज्यादा कारीगर को देना पसंद नहीं करता। इस देश का ग्राहक ऐसा मूर्खाई में फंसा हुआ है, वो पेप्सी कोला, कोका कोला पी के पैसा बर्बाद कर सकता है, लेकिन आंखें खोलकर वो कारीगर काम कर रहा, उसको 10 रुपए ज्यादा देने की उसकी वो नहीं पहुंच सकता। रिक्शे वाले के साथ चिट करेगा, 50 रुपए में ज्यादा लिया, 2 रुपये ज्यादा लिया, वापस दो। और 5 स्टार होटल में जाके 20 रुपए की चाय पिएगा, 50 रुपए की कॉफी पिएगा, 5 दिन में खा के दूध देगा, लेकिन वो गरीब आदमी को तैयार नहीं। यही हाल सोने चांदी के दागिने के काम में लगे
जो कारीगर के रूप में काम करते हैं उनकी हैसियत बहुत छोटी है, उन पर सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है इस फायदा बताने का। मैंने आपसे कहा सदैव भाव को सुनेगा, शाम को कुछ बंद होगा, अगले दिन कुछ सुनेगा, फिर शाम को बंद होगा, उनकी हैसियत होती है। ये हमारे सरकार ने एकदम मूर्खाई का काम फायदा बताना नहीं किया। इससे भी ज्यादा डबल मूर्खाई का काम सरकार करते जाती है। सरकार कहती है कि हॉलमार्क ले लो। ये हॉलमार्क क्या है मैं आपको समझाता हूं। आप देखते हैं कभी कभी सड़क पे जाते हुए किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड पर लिखा है ना ISO 9001 या ISO 9002 या ISO 9003 प्रमाणित कंपनी। ये ISO 9000 क्या होता है? एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करके बनता है। वो अमरीकियों ने बनाई हुई है, यूरोपियन नागरिक और अमरीकियों ने बनाई हुई संस्था है। ये संस्था एक प्रमाण पत्र देगी, उसका पैसा लेती है और पैसा जितना लेती है प्रमाण पत्र की कीमत उससे बहुत ही कम होती है। पैसा भरपूर लेते हैं। क्या प्रमाण पत्र देते हैं? प्रमाण पत्र ये देता है कि ये कंपनी अगर ISO 9000 पर है तो हमने इसको प्रमाण पत्र दे दिया। मतलब क्या है कि इनका जो लेखा जोखा है, कंपनी का जो लेखा जोखा है वो थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन दूसरा काम क्या है? लेबर वर्क जिसको है, लेबर वर्क माने फाइल बनाने का, उस पर खाता लिखने का, आज इतना माल बेचा, कल इतना बेचा, ये लाया वो लाया। तो जो फाइलिंग वर्क है जिसपे कागज पर कुछ लिख के रखना होगा, उसके लिए ISO 9000 मिलता है। बात समझना, फाइलिंग वर्क के लिए मिलता है। उस कंपनी की बनाई हुई वस्तु की क्वालिटी उससे बहुत अच्छी हो गई है, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी ISO 9000। आपको एक बात समझ में आएगी। मैं कोई माल बनाता हूं, उसमें खूब घोटाला करता हूं। मान लीजिए एक कंपनी को मैं साबुन बनाता हूं, मैं आपको नाम लेके बताता हूं। एक कंपनी है हिंदुस्तान में जिसके पास ISO 9000 है, साबुन बनाने वाली कंपनी है। वो साबुन में रेत मिला, रेती समझता, मिट्टी मिला और मिट्टी को साबुन के भाव में बेचते। उनके साबुन को मैंने लेबोरेटरी में टेस्ट कराया तो 70% मिट्टी है, 30% ही साबुन। मैंने उनसे कहा भले आदमी आपके पास ISO 9000 है और 70% मिट्टी आप बेच रहे हो, मिट्टी आती है 1-2 रुपए किलो की और बेच रहे हो 150 रुपए किलो, क्योंकि उनका साबुन मिलता है 15 रुपए का 100 ग्राम, 150 रुपए किलो हुआ। मिट्टी खरीदा 1 रुपए किलो में, बेच रहे हो 150 रुपए किलो। इसकी लूट मचा रखी है और क्वालिटी भी नहीं गिरा रखी है। तो उसने कहा कि राजीव भाई ये सब धंधा हमारा इसलिए अच्छा चलता है कि हमारा ISO 9000 सर्टिफिकेट। तो लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि ISO 9000 कंपनी है इसलिए माल की क्वालिटी जबरदस्त होगी, लेकिन क्वालिटी का ISO 9000 से कुछ लेना देना नहीं होता। और इसमें खेल कैसा चलता है? खेल ये है कि ISO 9000 देने वाली जो संस्था मैंने बताया ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एजेंट आते हैं। जिस कंपनी को मार्क देते हैं वहां आते हैं, उनके गेस्ट हाउस में रहते हैं, खाना खाते हैं, होटल में मजा करते हैं, दारू पीते हैं और रक्षा गतिविधि सब करते हैं, वो कंपनी के खर्चे पर करते हैं। अंत में उनको एक सर्टिफिकेट देके चले जाते हैं कि हमने आपको प्रमाणित किया ISO 9000। अब इसमें होता क्या कि कंपनी को सब कुछ अपने से करना होता है। आपकी फाइल मेंटेन करिए, लेजर मेंटेन करिए, फोटो मेंटेन, सब कुछ आप मेंटेन करिए। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट रखिए, मैनेजर रखिए, उसको पगार दीजिए, खर्चा करिए। कंपनी बस एक सही करके सर्टिफिकेट देगी, जिसको मत लगा के चार्टो तो विटामिन C भी नहीं मिलता। वो एक सर्टिफिकेट है, सब कुछ करना आपको है, खर्चे सारे आपके होंगे, वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे। तो ये ISO 9000 जो लेने वाले हैं उनको मैं कहता हूँ तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं है, इतने मूर्ख हो गए हो, सब कुछ तुम कर रहे हो तो उसके लिए क्रेडिट उस कंपनी को क्यों दे रहे हो? तो तुम्हारा दावा करो कि हमारा सब लेबर अच्छा है, अकाउंटिंग अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, मार्केट भी क्वालिटी अच्छी है और अकाउंटिंग भी हमारा परफेक्ट है, कोई भी आगे देखे तो ग्राहक को मुझे सर्टिफिकेट देगा, वो कंपनी से बड़ा होने वाला है। लेकिन वो ये नहीं कर रहे, वो कर रहे कि आप ISO 9000 लेके आपका जो क्लरिकल वर्क है उसको फिट करके रखो और वहीं से चीटिंग करना शुरू कर दो। क्वालिटी गिराते जाओ, ISO 9000 का 9002 कर दो, 3 कर दो,
जनरेशन उन्हीं का एक हिस्सा है हॉलमार्क। ये यूरोप से शुरू हुआ, अमेरिका में फैला और वहां से यहां आया। अच्छा, इस हॉलमार्क के धंधे में भी आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये हॉलमार्क रजिस्ट्रेशन दें, उस रजिस्ट्रेशन की फीस 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये भर दो, आपको हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन माने सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें किसी का सही होगा, बस आप लगा के रखो। अब दागिने पर अलग से हॉलमार्क देंगे, हमें रजिस्ट्रेशन अलग कराओ, आपकी दुकान का, आपकी फर्म का, आपकी कंपनी का, उसमें 20,000 भरो और फिर एक एक दागिने पर अलग से हॉलमार्क दो। ये हॉलमार्क देने वाले जो लोग हैं उनको मैंने बहुत बार ये प्रश्न पूछा कि इसकी गारंटी आप देते हो कि जिस दागिने पर हॉलमार्क है वो एकदम खराब होगा? तो उसने कहा इसके लिए थोड़ी है हॉलमार्क, 100% खराब सोने का दागिना है, 100% खराब चांदी का दागिना है या 100% खराब हीरा है, इसकी गारंटी हॉलमार्क नहीं देता। हॉलमार्क के लिए गारंटी देता है 9,002, 9,001, 9,003, वैसी ही एक छोटी सी सर्टिफिकेट और इसमें बेईमानी का धंधा लगा हुआ। मैंने आपसे कहा 9,001 लेने के बाद 70% मिट्टी मिला के सामान बना के बेचो, तो ग्राहक को क्या रहता है 9,001, उसको माहिती नहीं कि इसके अंदर क्या किस्ती है 9,000। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यही होगा कि हॉलमार्क इस दुकान को मिला है, फिर धड़ाधड़ मिलावट पर हो और आप कहो कि ये 80% है और उसको 100% कहके बेचो, 60% है उसको 80% कहके बेचो, लूट लो। अल्टीमेटली लूट उसमें ग्राहक की होगा। यूरोप और अमेरिका में जो हॉलमार्क सिस्टम आया तो उसके पीछे की कहानी क्या है वो मैंने समझने की कोशिश की। वहां कहानी ये है कि जो भी धंधा करने वाले लोग हैं, ये आप बहुत गंभीर बात से समझना, मुझे ये समझने में 3 साल हो क्यों आया वहां, जरूरत क्या थी। यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है, दोनों के बीच में कोई विश्वास का संबंध नहीं है। खरीदने वाले का बेचने वाले पर कोई विश्वास नहीं है और बेचने वाले का खरीदने वाले से कोई सिंपैथी नहीं है, सद्भावना नहीं है, सहानुभूति नहीं है। वहां का जो समाज है यूरोप और अमेरिका का, वो समाज है इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्तिगत आधारित पूरा समाज है, व्यक्ति आधारित। वहां किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। शादी भी होती है ना पति पत्नी की, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जैसे सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वैसे पति पत्नी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 2 साल साथ में रहेंगे, उसके बाद डाइवोर्स हो जाएगा, 1 साल साथ में रहेंगे या 6 महीने साथ में रहेंगे या 2 महीने साथ में रहेंगे या 1 रात साथ में रहेंगे, उसका भी पता है। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते। तो यूरोप और अमेरिका में जो कुछ भी चलता है वो कॉन्ट्रैक्ट पर चलता है, विश्वास वहां नहीं है। पति पत्नी पर विश्वास नहीं करती, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता। और समाज वहां का ऐसा है कि बहुत ही लंबट किस्म का समाज है। किसी की भी पत्नी अपने पति के सामने किसी दूसरे के साथ चली जाएगी, बैठूं में तो कोई रोकने वाला नहीं है और रोकने की कोशिश की तो तब से करके करा देते क्या तुम्हारे घर में बिल्कुल शून्य है। तो ये हॉलमार्क नाम का एक क्षेत्र दे दें, इससे थोड़ा विश्वास हो जाए खरीदने वाले को और थोड़ा सद्भावना बने बेचने वाले। तो यूरोप और अमेरिका के समाज की संरचना ऐसी है जहां कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए सरकार बीच में आकर के हॉलमार्क का सिस्टम लाई हुआ। भारत में बिल्कुल उल्टा है। भारत में ये इतना उल्टा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं मेरी कहानी बताता हूं, दूसरे को नहीं बताता। मेरे घर में जब से मुझे याद है बचपन से, तब से हमारा सोने चांदी का दागिना खरीदने का दुकान फिक्स है, वो बदलती नहीं है। मैंने एक बार मेरी आई को पूछा ये दुकान में से कब से लाती है, तो वो आई कहती है उसकी आई के समय से। उसकी आई को पूछा तो वो उसकी आई। माने मेरे घर में सोने चांदी का दागिना जिस दुकान से आता है वो दुकान का हमारा संबंध 10 पीढ़ी पुराना है। उनकी 10 पीढ़ियां गुजर गई, हमारी 10 पीढ़ियां गुजर गई। और मेरी आई को मैं पूछता हूं यही दुकान में क्यों जाती है, इतनी दुकान है गांव में। वो कहती है भरोसा, विश्वास।
जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है, दागीने का नहीं। दागीना तो मुश्किल से हमारे घर में साल में 2-4 हज़ार रुपए का आता है, कभी कभी 2 साल में आता है। तो 2-4 हज़ार रुपए साल का बिजनेस, और उसमें भी बेचारे दुकान वाले को क्या मिलता होगा जब वो 4 हज़ार रुपए का। हमारे 3 साल के बाद घर में एक छोटी अवधि आई है 4 हज़ार रुपए की। मैंने उसको पूछा, मुश्किल से 400 रुपए में मिला होगा। तो वो दुकान वाला नहीं कहता, राजू भाई हमारा आपका विश्वास का बात है। मुझे याद है कि मेरे घर में कोई आयोजन हुआ हो और जो दुकान में आप सोने चाहती के दादी देते तो हमारे घर में ना। मेरे भाई की भी थोड़े दिन पहले शादी हुई, तो हमारे घर में कोई काम करता हो गई या भागवत हो गई, वो बराबर आते हैं जैसे हमारे परिवार का घर में कोई सुख की स्थिति है, खुशी की स्थिति है तो वो हमारे साथ है, या दुख की स्थिति है तो हमारे साथ है। और हमारा भी उनके घर में वैसे ही है, उनके घर में कोई फंक्शन है तो हम और हमारे पिताजी उनके साथ है। माने हमारा जो संबंध है वो भरोसे का है, विश्वास का है, जो पारिवारिक संबंध में बदल गया है। आप बताओ ज्यादा धंधा ऐसा होता है? मैं देखता हूं मेरे घर में ऐसा है, सभी के घर में। माने आप जो व्यापार करते हैं, आपके ग्राहक फिक्स है, पीढ़ी दर पीढ़ी फिक्स रहते हैं, वो आपको बदलते नहीं, आपको छोड़ते नहीं। कारण क्या है कि वो सोने चांदी का व्यापार नहीं है, वो विश्वास है, परंपरा है, भरोसा। तो हमारे यहाँ ये पूरा का पूरा बिजनेस विश्वास पर आधारित है, भरोसे पर आधारित है। इसलिए हम अपने घर के सदस्यों जैसा व्यवहार उनसे काम करते हैं और वो भी हमारे साथ अपने सदस्यों जैसा व्यवहार करते हैं। मैंने हिंदुस्तान में सोने चांदी के व्यापारियों की दुकान को छोड़कर ऐसी कोई दुकान नहीं देखी है जहां ग्राहक आकर ऐसे बैठता हो जैसे घर में बैठता। इतना आसानी के साथ वो आपके साथ आकर बैठता है, बात करता है। शायद खरीदी तो 2-4 मिनट में हो जाती होगी, लेकिन जो बातें होती हैं सुख दुख की, परिवार की, एक दूसरे को समझने की, वो तो तो भारत में सोने चांदी के दागीने में की गई परंपरा और विश्वास चला रहा है। अब इस परंपरा और विश्वास के साथ चलने वाले धंधे में हॉलमार्क घुसेगा तो क्या होगा? वो क्या होगा? अभी तक तो आप अपने विश्वास को देते थे और वो आपके विश्वास से खरीदता। अब कोई दिन आपकी दुकान में तो आएगा और आप कहोगे देखो हमने जो हॉलमार्क का दागीना देना शुरू किया है, तो हॉलमार्क का दागीना जैसे ही आप बोलते तो उसकी कीमत बढ़ने वाली है, क्योंकि आपने जो फीस भरी है 20,000 रुपये रजिस्ट्रेशन किया है और प्रति दागीने के अलग से फीस आप जब दोगे हॉलमार्क देने की, तो आपका चुनाव जो पैसा आपको ग्राहक से जोड़ने वाले हो, तब उसके मन में शंका पैदा होगी। अब उस शंका का समाधान करने के लिए आप उसको समझाओगे कि भाई पहले तो हम देते थे, लेकिन हम जो हॉलमार्क लगा हुआ दे रहे हैं, तो आपके मन में कल्पना क्या आएगी कि ये ज्यादा बिके, तो आप कहोगे ज्यादा अच्छा है, तो वो सोचेगा अच्छा है, जितना मेरा वो सब खराब था। बस वहीं से चिड़ा होगी। तो वो बात तो ज्यादा आपसे नहीं करेगा, 2-4 जगह इंक्वायरी करेगा, उस इंक्वायरी में उसका विश्वास आपसे टूटेगा, और जब विश्वास टूटेगा तो ग्राहक टूटेगा, और ग्राहक टूटेगा तो धंधा आपको जैसे ही आपने शुरू किया तो आपके सारे पुराने ग्राहक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उनके मन में एक वायरस घुसेगा और वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि पहले से दागीने हमने खरीदे वो सब खड़े नहीं थे क्या? अभी ये जो हॉलमार्क वाला दे रहे हैं अगर ये खड़ा है तो पहले वाला खड़ा नहीं था क्या? और आप जानते हैं शंका का समाधान दुनिया में किसी भी चिकित्सक और डॉक्टर के पास नहीं है। एक बार शंका घुस गई तो किसी दवा से नहीं निकलती, कोई मेडिसिन काम नहीं करती। भारत के बड़े बड़े वैद्य कहते हैं कि शंका का समाधान तो चरक ऋषि के पास नहीं है। हर बीमारी का समाधान था, लेकिन शंका एक ऐसी बीमारी होती है जिसका समाधान कोई नहीं कर पाता, और अंत में क्या टूटता है? विश्वास, फिर टूटता है धंधा, फिर टूटती है दुकान, फिर टूटता है वो परिवार। जब आपने उसको एक बार फिर दे दिया ना कि ये हॉलमार्क लगा हुआ दागीना है, ये ज्यादा खड़ा है, तो वो देखेगा कि आपसे बड़ी दुकान कौन सी है जहां ये हॉलमार्क का दागीना मिलता है, वो वहां जाएगा और वो
क्योंकि उसका उस ग्राहक से कोई संबंध नहीं, ना परिवार का ना व्यापार। और आप जानिए सोने चांदी के धंधे में चीजें कितनी आसान है। मैं तो इसमें ज्यादा नहीं समझता हूं। मेरे गले में एक सोने की चेन है, इसका एक हिस्सा बहुत खरे सोने का है और बाकी नकली छोटा हो तो मेरे पास कोई पहचान नहीं, इतना। और अगर मैं इसको कैरेटोमीटर से भी पहचानने की कोशिश करूं तो नहीं पहचान में आएगा, क्योंकि कैरेटोमीटर को छोटे से एक हिस्से में ही काम कर पाता है, पूरे लाइफ में कभी चेक नहीं कर सकता। तो उतना छोटा सा हिस्सा खड़ा है और बाकी छोटा है, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और ये चीजें भी बड़ी समस्या करेगी, क्योंकि उनको धंधा नहीं करना, उनको चीटिंग नहीं करनी। धंधा करने में और चीटिंग करने में अंतर है। धंधा करने में क्या होता है, हम आनंद नहीं करके हम संतोष के साथ जिंदा रहते हैं, क्योंकि हमें धंधा 2% आमदनी है, 3%, 5%, 10%, तो भी हम उसमें संतोष करके चलाते हैं। लेकिन जब हमारे दिमाग में ये है कि 1000 टका आमदनी हो, 1500 टका हो, 2000 टका हो, रिटर्न कितना बड़ा हो, तो ये सिर्फ चीटिंग से ही हो सकता है। धंधे से आमदनी कभी किसी में नहीं होती। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, ईडमास आ रहे हैं, और उसके साथ और 10 सारे कंपनियां इस साल आगे जा रही है। सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया। अब वो ये रिटेल बिजनेस में भी उतर रहे हैं, और रिटेल बिजनेस में उतर के वो क्या करने वाले हैं, उनके सामने जो कॉम्पिटिटर है वो पहले उनको ऑफर करेंगे कि या तो आप हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो हम आपको करवा सकते हैं। तो जो बड़ी फर्म है हिंदुस्तान में है, जिनका नाम पिछले 10-12 साल में बना है, या तो ये उनके परीक्षा ही बनेंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे, नहीं तो ये मार्केट से खलास होने वाले हैं। इसलिए इन्होंने तो तय किया हुआ है कि ये किसी भी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने को तैयार है। फिर आपके सामने समस्या है जिनका बिजनेस बड़ा है, क्योंकि बड़ी कंपनी आपको अपने साथ जोड़ेगी नहीं और आपको जिंदा नहीं रहने मारते हैं। उसके कॉम्पिटिशन में आप उतर नहीं सकते, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में कितने नीचे जाएंगे आपको कुछ कल्पना नहीं है। मान लो कोई विदेशी कंपनी ने कोल्हापुर में आके एक शोरूम खोला और उस शोरूम पर आधे कपड़े में पहले वस्त्र वाली लड़की बिठाना शुरू कर दी, ऊपर से खाली, नीचे से खाली, और बैठी है एक लड़की मुस्करा के सबको हाय हेलो कर रही है। तो बहुत सारे ग्राहक जो थोड़े से चरित्र में कमजोर है वो तो फिसल गए। वो क्या कहेंगे, यार खरीद नहीं कर रहा है, चलो आराम से तो कुछ देखेंगे, चलो कहीं लाइन लगा के खड़े हैं, मुझको करेंगे। ज्यादातर विदेशी कंपनियां यही करती हैं। उनके जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलते हैं ना, पुणे में 8 विदेशी कंपनियों ने शॉपिंग मॉल की है पिछले साल में। मैं जब भी जाता हूँ ये दृश्य होता है, और कॉलेज के लड़के लड़कियां हजारों की संख्या में वहीं घूमते रहते हैं, क्लास में नहीं जाते, क्योंकि वहां पर काउंटर से लड़की बैठी है, वो कम कपड़े पहनते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन है कि शरीर दिखे ऐसे ही कपड़े पहने। तो यहां लोगों ने दुकान खोला और ऐसे कम कपड़े वाली लड़कियां दिखाना शुरू किया और उन्होंने शहर में घूमना शुरू किया, तो तमाशा बनेगा। तो उनके धंधे इसी तरह की चीटिंग पर आधारित होते हैं। कोई खराब होने में इसलिए आएंगे या प्लस वाले भी हमको लेके जाएंगे, इसका कुछ नहीं। वो तो किस तरह के धंधे करते हैं और आप उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको धंधा करते हैं आप और आपके परिवार की मदद से। वो तो धंधा करते हैं पैसे की मदद। आपके लिए ये धंधा आपकी जिंदगी का रास्ता है, हमारे जिंदगी को चलाने का जरिया है। उनके लिए धंधा उनके 50 धंधों में से एक है जिससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना। उनके जीवन का धंधा नहीं है, नजरिया नहीं है। तो फिर आपको कॉम्पिटिशन में नहीं चाहिए, और वो कॉम्पिटिशन में आप तो धीरे धीरे आउट हो जाए। मुझे तो ये है कि 2.5 करोड़ लोगों की जीविका चली गई करते हैं, तो इनको कौन सा दूसरा व्यापार हम दे सकते हैं या कहाँ इनको बता सकते हैं जो बेरोजगारी और बढ़े। ये हॉलमार्क में एक तो सबसे बड़ी तकलीफ आने वाली है कि आपका ग्राहक का विश्वास टूटेगा। दूसरी तकलीफ आने वाली है कि 20,000 रुपए रजिस्ट्रेशन का लगता है पहली बार जब आप जाओ। 1 कोटी भारत में सराफा व्यापारी है, सब अगर रजिस्ट्रेशन कराएं तो 20,000 कोटी रुपए तो उन्होंने लूट लिया एक साथ। आगे की योजना क्या है उनकी? अभी वो ये कह रहे हैं कि आप हॉलमार्क लो, आपका ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, लो नहीं लो, लेकिन रोज ये यहाँ से कोई ना कोई आपको एजेंट आएगा, ये समझाने के लिए
वैसे कहेंगे भी मर्जी तो बार बार को समझा वो देना होगा लेकिन वो नहीं देंगे। क्यों गिरफ्तारी करने के लिए आ रहे हैं? वो करेंगे, आपको बोलेंगे ये ऑप्शनल है, लेकिन बार बार आपको दिमाग में टॉर्चर नहीं करेंगे दे दो दे दो दे दो दे दो, क्योंकि उनको अपना धंधा चलाने का अपने स्वास्थ्य में क्या कर रहा है। अमेरिका की टेलीकॉम जो सोना पड़ा हुआ है उनको बेचने का है, लेकिन मैक्सिमम प्राइस पर बेचते। यूरोप की टेलीकॉम जो सोना गिरती रखा पड़ा हुआ वो उनको मार्केट में बेचने का, तो भाव चढ़ाएंगे, तो वायदा बाजार के क्यों भाव चढ़ाएंगे। दूसरा, अमरीका ईरान पर हमला करके ये बाजार चढ़ाएगा, पेट्रोल का भी चढ़ाएगा, सोने का भी चढ़ाएगा। जब मैक्सिमम स्थिति में होगा बाजार 12-30,000 रुपये तब धड़ाम से वो सोना बेचेंगे और बेचकर मुनाफा कमाएंगे और मार्केट को दिलाएंगे। ये अमेरिका हर 30 साल में करता है। मैं अमेरिका का पिछले 200 साल का इतिहास इकट्ठा किया, हर 30 साल में अमेरिका ये खेल खेलता। 1970 में खेल खेला था। आप याद पेट्रोल के भाव इतने नीचे से चढ़ाए थे कि दुनिया दाही काम कर रही है, और उसी समय सोने के भाव चढ़ाकर धड़ाम से सोना बेचा और हजारों लाखों करोड़ों $1,000 था। 1970 के पहले 1940 में अमेरिका में गई, 1910 में अमेरिका में गई, 1870 में अमेरिका में गई, 1840 में ये किया। इसलिए 200 साल से अमेरिका हर 30 साल में ये करता है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी 30 साल में नीचे आ जाएगा, जिसको रिसेशन कहते हैं, रिसेशन हो जाएगा। तो रिसेशन की इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए अमेरिका अपने जिंदा रखने के लिए सारे देता है। अभी वही समय अमेरिका में अभी आ रहा है, तो ईरान पर हमला भी इसी हिसाब से किया था, ईरान पर भी तैयारी करेगी, इसमें हम सबकी हालत खराब होगी। ये परेशानी के साथ है चिंता करना। और हॉलमार्क करने को कहते हैं ऑप्शनल है, 2-3 साल के बाद तो कंपल्सरी कर देंगे। अभी तो उन्होंने कुछ कहना शुरू कर दिया है, 2-3 साल के बाद कंपल्सरी कर देंगे। 1 साल पहले तक तो ये भी नहीं बोलते थे कि कंपल्सरी कर देंगे। मैं तभी भी बोल रहा था कि आप थोड़े दिन के बाद इसको कंपल्सरी करोगे तभी जिंदा रह पाओगे, नहीं तो आप चले जाओगे। तो वो कंपल्सरी करेंगे तब आपके सामने परेशानी दूसरी आएगी। कंपल्सरी कैसे होगा? हॉलमार्क इसके लिए कानून बनेगा, कानून से आपको बांधा जाएगा और कंपल्सरी हॉलमार्क हो जाएगा। माने अगर कंपल्सरी हुआ हॉलमार्क तब पुलिस आएगी आपकी दुकान पर और छापा मारेगी कि आपके पास हॉलमार्क है या नहीं। दादी ने तो हॉलमार्क है, और अगर नहीं मिला तो कहेंगे चलो कानून भंग किया, उल्लंघन किया, जेल चलो। तो वो जेल में जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं होंगे, लेकिन डराएंगे आपको चलो जेल। अंत में क्या होगा? वो करेंगे आपसे सौदा, और आपको है थोड़ा मन में डर जेल जाने से, तो उसी में होगा सौदा। और पुलिस वाला इंस्पेक्टर आके कहेगा लाओ 10,000 रुपये, लाओ 20,000 रुपये, लाओ 50,000 रुपये, तो एक नया धंधा शुरू हो जाएगा। जैसे बुद्ध लोग करते हैं वैसे पुलिस करेगी। और ये पुलिस का इतना आगे तक जाएगा कि पहले तो आएंगे आपकी दुकान में, फिर आएंगे कि नहीं फोन करेंगे। पुलिस स्टेशन में बैठने कोई इंस्पेक्टर फोन करेगा, अच्छा हम क्या बातों के लाभ आने की जरूरत नहीं, हम भी पहुंचा देंगे आपको। तो 10,000 का पैकेट, 30,000 का पैकेट आप पहुंचा देंगे तो हफ्ता वसूली शुरू। हॉलमार्क के नाम पर होगी हफ्ता वसूली, क्योंकि मैंने हिसाब लगा दिया कि ये जिंदगी में अगर हॉलमार्क को कंपल्सरी कर दे तो भी सबको नहीं दे पाएंगे। कारण उसका मैं बताता, हॉलमार्क देने वाले जो ऑफिस में इनके पास वो अभी 2 ही है, और 1 करोड़ व्यापारी अगर लाइन लगा के खड़े हो जाए तो 2 ऑफिस कितने व्यापारियों को दे पाएंगे। मैंने कैलकुलेशन किया कि एक ऑफिस सवेरे 9-10 बजे से शुरू हो, 5 बजे तक काम करे, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा तो 500 व्यापारियों को दे पाएगा। 2 ऑफिस है तो 1000 व्यापारियों को दे पाएंगे। इधर से कानून लागू होगा तो पुलिस का डंडा शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। अभी तो आप परेशान रहते हैं पुलिस, वो ये होता है कि कोई कहीं से सोना चला, आपको तो मालूम नहीं, उसके माध्यम से लिखा हुआ भी नहीं है कि ये चोर है, वो आपकी दुकान पर नहीं से जाता है और वो जाके पुलिस ऑफिसर को खबर कर देता है दुकान को, वो आ जाती है आपको पकड़ के नहीं। और कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि चोर ने बिना आपको सोना बेचे ही कह दिया अगर पुलिस को कि मैंने इनको बेचा है, तो आपके पास कोई सबूत नहीं है अपने को निर्दोष साबित करने का। ये पुलिस की व्यवस्था इतनी खराब
चोर जो जिंदगी भर चोरी कर रहा है उसके बयान को सत्य मानती है, और जो प्रतिष्ठित व्यापारी धंधा कर रहा है उसको हमेशा झूठ मानती है। और ये व्यवस्था कहते हैं हमारी पुलिस की व्यवस्था 1860 की बनी हुई है अंग्रेजों के जमाने में। उसमें एक प्रोविजन डाला हुआ है रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। इसका मतलब क्या होगा मैं समझा रहा हूं। रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कि जो आरोप लगाने वाला है उसको खुद सिद्ध नहीं करना, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है सब कुछ उसे सिद्ध करना। तो चोर है, बेईमान है, लुच्चा है, लफंगा है, लंपट है, चरित्रहीन है, ये पुलिस वाले जानते। लेकिन वो एक झूठा आरोप भी अगर आपको लगा दे तो आपकी तो सारी कमाई उससे खत्म कर। एक तो बेइज्जती का एक बाजार, और दूसरी आप जिंदगी भर केस करते रहो, सिद्ध करते रहो कि भाई इसमें कोई सोना नहीं बेचा, मेरे पास कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं बेचा, लेकिन उसने झूठ स्टेटमेंट कर दिया तो आपको पता है। और ये रोज रोज मैं भारत के जितने गांव में जाता हूं, कभी भी कोई मेरे व्याख्यान में सुनने के लिए तरह का व्यापारी आते हैं मेरे राज्य में, हम तो इससे इतने परेशान हैं पुलिस के लिए, कानून से, इंडियन पुलिस एक्ट से, सीआरपीसी की धाराओं से, आईपीसी की धाराओं से, कि हम तो जिंदगी इसी में हमारी नरक हो जाए। आप कहते हैं धंधा करने के लिए कि पुलिस के ये सब झेलने के लिए बात, और सरकार को मैंने कई बार कहा है कि आप इस पुलिस एक्ट को बदल दो, वरना आजादी का कोई मतलब नहीं है। इस पूरे पुलिस एक्ट की सबसे बड़ी दुष्परिणामी विशेषता है वो ये कि जो चोर है, बेईमान है, वो सच्चा है, और जो ईमानदार है वो झूठा। पुलिस आपको झूठा बनाती है तो आपके खिलाफ केस बनाती है, और वो चोर झूठा बोलकर आपको कहीं ना कहीं बताते चला जाए। तो अभी तो आप इससे परेशान है, फिर हॉलमार्क आएगा तो आप जरा कल्पना करो कि परेशानी कितनी बुरी पड़ती है। आपको इस समय एकजुट होने का है, और ये आप जान लीजिए कि मेरा सराफा व्यापार से दूर का कोई संबंध नहीं। मेरी चिंता सिर्फ एक ही है कि 2.5 करोड़ लोग जो इस धंधे में है वो बेरोजगार हुए तो देश का क्या होगा। मेरे घर में सोने जाने का कोई धंधा नहीं है, ना मैं सोना बेचता हूं, ना मैं सोना खरीदता हूं, ना इस धंधे से मुझे कुछ मिलने वाला है, ना मैं आपको कुछ देने वाला हूं। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर है कि 2.5 करोड़ लोगों की रोजगारी देने वाला जो व्यापार है, अगर ये टूट गया तो 50 लाख परिवार टूटते हैं, करोड़ों लोग बेकार होते हैं, जिसके लिए हमारे पास दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। वैसे ही इतनी बेरोजगारी इस देश में है, 20 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। अभी तो 2.5 करोड़ और जुड़ गए तो देश का क्या होगा। इसी चिंता में मैंने आपके बीच में और आपके व्यापारियों के बीच में जाना शुरू किया है कि आप उसको बचाने के लिए कुछ करो, अपना भी व्यापार बचाओ और अपने सहयोगियों को बचाओ। तो आप बोले कि हम करें क्या है, आप 3 काम करो, और मैं आपको वायदा करता हूं कि ये 3 काम अगर आपने पूरी ईमानदारी से किए तो ये समस्या बिल्कुल समाप्त होने वाली है। ना हॉलमार्क देना पड़ेगा आपको और ना वायदा बाजार करना पड़ेगा। ये दोनों खत्म हो जाए, और ये खत्म कैसे हो जाएंगे? सरकार जरूर कहती है कि हमने WTO की शर्त है ना उसके आधार पर लिखा, लेकिन WTO में ही लिखा हुआ है any member country can withdraw any kind of this agreement। माने कोई भी सरकार कभी भी WTO एग्रीमेंट से बाहर आ सकती है, कोई भी सरकार कभी भी इसको रद्द नहीं कर सकती। उसी में लिखा माने ये कोई ऐसा समझौता नहीं है जो परमानेंट चले। और मैं आपको नाम लेकर बताता हूं, दुनिया में आज से 10 साल पहले 134 देशों में ये सही किया, उनमें से आज 70 देश बाहर निकल गए। उनको समझ में आ गया 10 साल में ये बहुत खराब है, और इससे उन देशों को उसका नाम है क्यूबा। क्यूबा बहुत छोटा सा देश है, अमेरिका के बिल्कुल बाजू में है, नीचे है। अमेरिका ने बहुत धमकी दिया था क्यूबा को, तुम इस एग्रीमेंट से बाहर मत जाओ। क्यूबा का राष्ट्रपति बोलता है मेरे देश के लोग बोलते हैं कि इस एग्रीमेंट में नहीं रहेगा, तुम्हें नहीं रहेगा, तुम तुम्हारे देश का देखो, मैं मेरे देश का। तो अमेरिका ने कहा हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, तो उसने कहा करके देखो, फिर हम भी तुमको बता देंगे कि हम क्या करें। छोटा सा देश है, मुश्किल से 1 कोटि की लोक संख्या है, मुश्किल से 1 कोटि की लोक संख्या है, और इस दादागिरी से अमेरिका को जवाब मिला। और एक दिन उसने सच में दिखा दिया
ये अमेरिका कांग्रेस का शुरू दल नहीं है। क्यूबा ने अपनी आर्मी को अमेरिकन बॉर्डर में ट्रांसफर कर दिया। अमेरिका परेशान हो गया। अमेरिका को लगा कि अगर ये क्यूबा खड़ा होता है तो उसके आदिवासी के देश भी खड़े होते, क्योंकि वो सब अमेरिका से करते और वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। महाराज राष्ट्रपति ना फिडेल कास्ट्रो, वो इतना लोकप्रिय है कि 28 साल से बराबर चुनकर आता, अकेला खड़ा होता, कोई उसके रिस्पॉन्स में नहीं आता, 28 साल से बराबर चुनकर आता है और अमेरिका को सरेआम धमकी देता है कि तुम्हारी हिम्मत करके देखो हम बंदूकियों नहीं मानते, तुम्हारे देश की देखो, हम हमारे देश निकल गया क्यूबा बंदूकियों से। और उनके सारे शर्त हॉल बना के, वायदा बजा के, शेयर बना के, सब खड़ा करके और देश बहुत अच्छा है, 10 साल से प्रगति कर रहा है, बहुत आगे। आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो प्रयास क्या करना है? आप सबसे पहले एक फैसला करो कि कोल्हापुर सराफा एसोसिएशन का कोई भी कारीगर या व्यापारी हॉलमार्क नहीं ले। क्योंकि देखो, मैं आपको एक सीधी सी बात बता दूं, दुश्मन से लड़ना है तो उसका बहिष्कार सबसे पहले, असहयोग सबसे पहले। दुश्मन को अपने घर में बुलाओगे फिर आप उससे लड़ने जाओगे कभी। हमारे हिंदुस्तान की कहानी ही ये डर है। हमारे राजाओं ने अगर अंग्रेजों को अतिथि बना के नहीं बुलाया होता तो ये देश 250 साल गुलाम नहीं होता। हमने ये गलती कर दी है भूतकाल में, भविष्य में करने की जरूरत नहीं। माने हॉलमार्क नहीं देना ये एक संकट है, तो फिर क्या करना पड़ेगा वो सोचो। जब आप हॉलमार्क नहीं दोगे तो देने के लिए घूम रहे हैं, इनकी हालत होगी खराब, क्योंकि इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट भी किया होगा। ये जो है ना आपके पास आते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्टर है, असली कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर के नीचे के असली कॉन्ट्रैक्टर तो यूरोप अमेरिका में बैठे हुए हैं। यहाँ पुणे में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, मुंबई में किया होगा, दिल्ली में किया होगा, तो ये बोल होते हैं इन्होंने वहां की जमा करा है। क्योंकि जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट किया है ना वो चालाक लोग, वो कहते हैं मेरे कुछ पहले पैसा जमा कर दो, तुम बांट पाते हो और नहीं बांट पाते हो तो रखते हमको दे दो। तो इन्होंने बहुत पैसा भर के सब कॉन्ट्रैक्टरशिप किए, इनको वो पैसा निकालने का है। इसलिए रोज आके आपके दिमाग में से भाई सोसाइटी ले लो, भाई ले लो, भाई ले लो, और आपने अगर लेना बंद कर दिया तो फिर सरकार के पास जाएंगे, कहेंगे कंपल्सरी कर दो। तो सरकार ने कानून बनाएगी, कानून बनाएगी तब उसके बाद हम लोग भी इसमें आएंगे, उतरेंगे। क्योंकि कानून बनेगा तो संसद नहीं बनेगा, और संसद में हम ऐसा हल्ला कर रहे हैं इस कानून के विरोध है कि ये पास ही ना। फिर सरकार क्या करेगी? कानून पास नहीं हुआ अगर संसद में, क्योंकि मैंने अभी से भारत के बहुत सारे खासदारों को इस बात से समझाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे कल्पना है कि अगले 3 साल में आगे कानून आ सकता है। तो 250 से ज्यादा खासदारों को मैंने ये समझा दिया कि देखो इसका खतरा क्या है। और पूर्वी भारत के जो खासदार हैं, बंगाल के, आसाम के, बिहार के, उड़ीसा के, उनको ये बात अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा कारीगर उसी इलाके में है। दागे का काम करने वाले जो कारीगर है ना, सबसे ज्यादा बंगाल में, दूसरा नंबर उड़ीसा में, बिहार में। उनको समझा दिया, उनको समझ में आया, और उन्होंने कहा समझ करो जब कानून बनेगा तो हम इसके खिलाफ वोट करेंगे। तो कानून वहां से नहीं बनेगा, बना तो राष्ट्रपति के स्तर पर रोकेंगे, उनका सही होने देंगे, और उनका सही होने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल करेंगे। उस समय आप सबकी मदद की जरूरत है, क्योंकि वो पिटीशन मैं मेरे नाम से नहीं कर सकता, क्योंकि अदालत में सवाल पूछेगी आपको क्या लेना देना इस करने से। आपकी कोई दुकान है क्या, कोई फल है क्या, कोई कंपनी बेचना, कोई दुकान का कोई फल। तो मैं चाहता हूं उस समय आपका सराफा एसोसिएशन के नाम से एक केस पिटीशन हम बनाएंगे, गाड़ी नाम करेंगे, नाम आपका रहेगा, क्योंकि कोर्ट तकलीफ देता है। वो की कहता है कि आप रोज इसी तरह के केस लेके चले जाते हैं, हमारे 90 केस पहले गए सुप्रीम कोर्ट में, सब जज चेहरे से पहचान नहीं हुए, तो वो कहते हैं लेके आए। अभी थोड़े दिन पहले हमको बात क्या था, एक केस लेके गए गोरखा को अपने जीत किया, उसमें सभी बहुत सारे हुए हैं, क्योंकि न्यायाधीशों को हफ्ता बना रहता है कसाईयों की तरफ। आपको अपनी एकता बना के रखनी है।
एक भी, क्योंकि वो खतरनाक है। जितना भी आपको कोई आके लालच दे, आप बोलो जी हमको लेना नहीं, तुम मत खराब करो, जाओ ना तुम तुम्हारा काम करो। 20,000 रुपये है नहीं हमारे पास रजिस्ट्रेशन का, और हमारे पास इतनी मगजमारी करने का टाइम नहीं है कि ताकि चलो तुम्हारे यहाँ जाकर बहुत हमारा धंधा तो हम विश्वास पर करते हैं, परंपरा से हमारा चला रहा है। ग्राहक पर हमें विश्वास है, ग्राहक को हम पर विश्वास है। आप बीच में क्यों गुस्सा चाहते हैं? तो ये आप अपनी एकता कायम रखो। आपके बीच में से कोई भी ना जाए वॉलमार्ट, और इसका एक ऐलान करा दो 16 से सराफा व्यापारियों के बीच में ऐलान करा दो कि जब तक आप सब मिलकर फैसला नहीं करते, कोई भी एक व्यापारी वॉलमार्ट नहीं होगा। और अगर किया तो उसी दिन उसका बहिष्कार करें। हमारे देश की ये परंपरा है कि समाज को एक रखने के लिए पहले जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कुछ नियम बनाते, ऐसा करना ऐसा करना ऐसा। जब नियम का पालन नहीं होता तो उसको समाज बहिष्कार करते हैं। तो जो व्यापारी ले लिया और उसका आपके साथ कोई संबंध नहीं, ना सुख में ना दुख, और उसको बता दो कि भाई आपसे मेरा तेरा संबंध खत्म, अब तू तेरा मान और तेरा चाल, हम तेरे साथ नहीं है, क्योंकि तूने विदेशियों का साथ दिया है। सीधी सी बात, उसकी बेटी की शादी लगाई जाना नहीं, उसके घर में कोई फंक्शन जाना नहीं, उसको अपने घर में बुलाना नहीं, छत मार के पागल हो जाएगा, भर्ती हो जाएगा हॉस्पिटल में 2 महीने के बाद क्या होगा। फिर उसको रियलाइज होगा कि मैंने गलती किया है, तो गलती ठीक करो, वापस से तो और तो ऐसा पूरी एकता बना के रखनी पड़ेगी। और आप जानते हैं जब भी हमला होता है तो एकता बहुत जरूरी है। जब भी विदेशी आकर बोलते हैं तो पहले आपकी एकता करो। यही बात मैंने जलगांव में अभी थोड़े दिन पहले कही कि जलगांव सराफा एसोसिएशन ये संकल्प करे कि हम में से कोई हॉलमार्क मिलेगा नहीं। जब 2008 में कंपल्सरी होगा उसके लिए हम लड़ेंगे और उसको रोकेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, और उसको कंपल्सरी होने नहीं देंगे, क्योंकि इसमें संविधान हमारे साथ, संविधान हमारे तो हमारी घटना है कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमको ये अधिकार देता है कि हमारा ऑप्शन है, हम जो करना चाहें उसके लिए स्वतंत्र है। कोई हमारे ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकता कि यही करो, नहीं तो घटना दुरुस्त करनी पड़ेगी सरकार को, और घटना दुरुस्ती की ताकत किसी सरकार की नहीं है, क्योंकि 2/3 बहुमत लगता है। वो किस होती है तो मेरठ वालों को बताएंगे, मेरठ में तय होती है सांगली को बताएंगे, सांगली में तय होता है सतारा को बताना है। सभी सराफा एसोसिएशन को ये संदेश पहुंचाना है कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे के भरोसे में बढ़ेंगे और हॉलमार्क नहीं देंगे। ये देखना। दूसरा काम क्या, रोज टीवी में जाहिरा बनाएगा आप देखेंगे रोज, और वो जाहिरा करेंगे, एक जाहिरा आएगा और उसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करेगी और ये हॉलमार्क वाले खर्च करेगी। उसमें ये बताया जाएगा कि जो हॉलमार्क नहीं है वो खराब आदमीना नहीं है, ऐसा जाहिरा रोज उसको बताया। और ये भी बताया जाएगा कि जिसके पास पैरेटोमीटर नहीं है वो चीटर है। आपको ये 2 बातों को खुलासा करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप एक माहिती पत्रक बनाएं सराफा एसोसिएशन की तरफ से, और उस माहिती पत्रक में ये देना कि ये वास्तव में हॉलमार्क होता क्या है। उनको मालूम नहीं है, ग्राहक जो है ना वो जाएगा तो प्रभावित होगा। वो रोज टीवी में देखेगा कि हॉलमार्क जिसको लगा है वो अच्छी है, जिसको हॉलमार्क नहीं वो खराब है, रोज जाएगा जाएगा। और रोज संडे को भी आता भी है ना टीवी पे, सरकार ने कोई धारावाहिक बनाया है, कोई सीरियल बनाया है जिसमें एक लड़की है वो रोज यही बताती है कि आपका जो अधिकार कंज्यूमर का, वो कंज्यूमर अधिकार से ज्यादा व्यापारियों को हिट करने का धंधा है, चोर बेईमान को साबित करने का धंधा। तो टीवी जाहिरात होगा, सिनेमा में जाहिरात आएगा, अखबार में जाहिरात आएगा, वो जाहिरात पढ़ के ग्राहक आपके पास आएगा और पूछेगा कि चक्कर क्या है। तो आप तैयार रखो एक माहिती पत्र, मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, जिस भाषा को ग्राहक पढ़ता है, और उसको दे दो पत्र कि भाई इसको पढ़ो, ये चक्कर क्या है। तो ये अमेरिका विद्यार्थी हमारा जो यहाँ का स्थानीय पत्र है वो आपको दे देगा, लगे तो उसी पर प्रिंट आपको, हमारा नाम नहीं, आपका अपना नाम नहीं, हमारा उसमें कोई कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का है।
तो आप उस पत्रिका को लेकर एक पत्रक बनाकर आपको, हमारे पुणे में एक संयोजक है संजय प्रदेश, उनके पास वो पत्रिका अपनी 100-150 की संख्या में है, वो आप मंगा लो अगर यहाँ नहीं मिले, संजय प्रदेश का फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो आप वहां से बनाकर उसको, हमने तो बनाए हैं हिंदी, लेकिन आप मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, दूसरी भाषा में करके ग्राहकों के लिए उसको रखें। एक दूसरा एक काम और करने का है, अभी आपने जो सभा किया था ना, ये आपकी है सराफा ब्राह्मणों, आप ऐसी एक सभा रखो ग्राहकों, उनको मैं समझा रहा हूं, आपके हरेक के कुछ ना कुछ ग्राहक को फिक्स करना, आप सभी व्यापारियों के 100, 200, 500 ग्राहक सभी के फिक्स है, एक बार उसको जाहिर निबंधन दे दूंगा, और मैंने तो उदाहरण के किसी मैदान में ये विषय मैं उनको समझाऊंगा, और अगर वो समझ रहे तो वो आपके साथ रहेगी, फिर सरकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ग्राहक और व्यापारी ये दोनों अगर एक हैं तो दुनिया की थोड़ी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। सरकार भी उनके साथ जाए और हॉलमार्क वाले भी सरकार के साथ मिल जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब ग्राहक कहेगा कि मुझे चाहिए नहीं हॉलमार्क, तो सरकार को और ग्राहक भी कह देगा अगर उसको ठीक से समझा, क्योंकि इसमें ग्राहक का कोई हित नहीं है, कोई भला नहीं, उसको एक तो खर्चा ज्यादा लगेगा, क्योंकि ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, वो ग्राहक से ही ट्रांसफर होगा, उसको खर्चा ज्यादा लगेगा, और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वो टूटेगा, आपका उससे जो संबंध है वो टूटेगा, और समाज में संबंध अगर टूट जाए तो समाज नहीं चल सकता, देश भी नहीं चल सकता। तो दूसरा काम आप ये करें, तो अभी से संपर्क बनाकर आप बांटना शुरू करो, ग्राहकों के दिमाग में थोड़ा ये प्रश्न आना शुरू हो, 2-4 महीने जब आपको लगे कि काफी ग्राहकों को बात पहुंच रही है, तभी आप उनकी एक सभा बता दो, 1500, 2000, 5000, 10,000 जितने भी ग्राहक इकट्ठे होते हो, उनको मैं सरल भाषा में ये समझाऊंगा, और इस पर मैंने सीडी बनाई, सीडी फिल्म बनाई, वो मैं उनको दिखाऊंगा, और पूरा डेटे यूरोप और अमेरिका में ये क्यों आया, क्यों लाया गया, हमारे देश में इसकी क्या आवश्यकता है या नहीं है, वहां की परिस्थिति क्या है, यहाँ की परिस्थिति क्या है, वो पूरी बात जब उसको समझ में आ जाएगी, वो खुद ही कहेगा कि हमको हॉलमार्क नहीं चाहिए। जब उसने कहना शुरू किया तो इनको हम बात करके हॉलमार्क देने वालों के सामने कि तुम बोलो, ये खरीदने वाला है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, तुम बोलो जबरदस्ती कहने वाले हॉलमार्क। तो सरकार की तरफ से जो अभियान चला है ये कि हम काउंटर कर सकते हैं, और मैं आपको बता दूं सरकार में ताकत नहीं, बहुत कमजोर है, इतनी कमजोर सरकार है कि जरा भी कोई धमकी आती है तो सामने से सरेंडर करते हैं, और ये अच्छा होता है हमारे पहले सरकारें इतनी कमजोर नहीं होती, अभी बहुत कमजोर, क्योंकि हर समय गिरने का डर है। अभी जो सरकार चल रही है उसमें 23 पक्ष है जो सपोर्ट कर रहे हैं, एक पक्ष भी निकल आए बाहर धड़ाम से नहीं किया, तो जब जिसके मन में आता है सरकार को घुमा कर, और इस सरकार में कई राजनीतिक पक्ष ऐसे हैं जिनको हॉलमार्क नहीं होना वही अच्छा है, ये उसका ओपिनियन बन गया है। तो ये सरकार को डर है गिरने का, और गिरने का डर जब तक सरकार को है तब तक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। जो फुल मेजोरिटी की सरकार होती है ना वो बहुत खतरनाक है, और जब भी भारत में चुनाव होता है और रिजल्ट आते हैं कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, मुझे बहुत खुशी होती है, बुढ़ापे में अपने जब मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं मिला माने की सरकार को कभी भी गिराया जाता है, किसी भी मुद्दे से छुपाया जाता है, और ऐसा हमने कई बार करते हैं। इसलिए सरकार कमजोर है, इसमें ज्यादा दम नहीं है, लेकिन वो मुझे बुला नहीं सकते, सवाल नहीं करते, उनके लिए मैंने 2 कैसेट बने, 2 घंटे, 1-1 घंटे की 2 कैसेट, वो कैसेट यहाँ भी है, आप लेके जाओ और उसकी कॉपी बनाओ, 1000, 2000, 5000, मेरा कोई कॉपी राइट नहीं करना, सबको कॉपी करने का राइट है, उसकी कैसेट कॉपी करके आप अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दो, ग्राहकों के साथ आपके दूसरे व्यापारियों को देना शुरू कर दो, सांगली के तरफ व्यापारियों को दे दो, नीरज के तरफ व्यापारियों को दे दो, कम से कम इतना करो कि 2-4 महीने में पूरे महाराष्ट्र में वो फैल जाए। ये जब फैल जाएगी तो फिर आप एक ऐसी तैयारी करो कि
एक शहर का, फिर मिलता जिसमें महाराष्ट्र का, फिर थोड़ी आगे बढ़ते पूरे गुजरात का। तो सभी राज्यों से अगर ये होने लगा, सरकार को कोई कम नहीं। वो तो 2 मिनट में कहेगी भाई तुम नहीं लेते तो छोड़ो, हमारा ये डिपार्टमेंट नंबर है। जैसे शुरू में ISO का चक्कर चला था, नए नए लोगों ने बहुत ले लिया। अब उनको जब खेल समझ में आया आपको ये ले रहा है, तो ISO वाले भाई खेलते हैं, काम पूछते हैं, मुझे बहुत लेते हैं। तब भी मैंने सबको ये समझाया था कि ये लोगे तो आप ही को नुकसान होने वाला है, जो देने वाले हैं उनको धंधा करने के लिए बैठे। अब समझ में आया हो तो ये जो हम वहां धोखा खा चुके हैं उसका यहाँ पर उपयोग करें तो शायद हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, मुश्किल बस एक ही जगह है, आपकी एकता नहीं टूटनी चाहिए, आपके आपस के संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए। हमने सामूहिक रूप से संकल्प किया वो सबको दिखाना है। और दूसरी एक नजर और कर दूं कि मैं तो आया आपको जो समझा के गया, बहुत लोग आएंगे आपके बीच, और हमारे देने वाले भी आएंगे और ये बड़े बड़े धंधे में लगे हुए लोग भी आएंगे, वो आपको समझाएंगे। तो आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। कोई करोड़पति आकर आपके सामने बात कर रहा है तो वो बहुत सच होगी, ये नहीं आपकी आत्मा क्या कह रही है, अंतरात्मा क्या कह रही है। मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि हजारों साल की परंपरा से जो विश्वास बना है आपका तो ग्राहक था, अगर हॉलमार्क इसमें घुसा तो ये घुसता है, ये सबसे बड़ा नुकसान। हॉलमार्क 20,000 रुपए का ले लिया, 20,000 रुपए तो बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उससे लेते ही जो विश्वास टूटेगा, मैंने बताया, ग्राहक कहेगा अच्छा अभी तक आपने बिना हॉलमार्क का दिया, इसका मतलब घटिया था, अब हॉलमार्क वाला ज्यादा अच्छा है, जबकि ये ज्यादा कीमत जिसमें हो सकती है वो आपकी याद में नहीं रखता। तो ये विश्वास का तो सब निकल जाएगा, हमें वो विश्वास बचाना है। ये मेरी आपसे विनती है और यही मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप इस संदेश को तेजी से जितना फैला सकें फैलाइए। मैंने सबसे पहली सभा इस विषय पर नागपुर में की थी। आज मुझे खुशी है कि नागपुर से होकर जलगांव में हुई, जलगांव के बाद बड़ौदा में हुई, कल को सांगली में होगी, औरंगाबाद में होगी, धीरे धीरे सब महाराष्ट्र का संदेशा पहुंचेगा, बाद में गुजरात में और दूसरे राज्यों में, और साल भर में हम एक माहौल पूरे देश में बना देंगे कि बहुत सारे सराफा व्यापारी खड़े होकर कहते हमें ये नहीं चाहिए, और सरकार को हमें इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता की अगर सहयोग नहीं है सरकार कुछ नहीं। और ये बात महात्मा गांधी हमको सिखा कर गए कि जब सरकार बहुत अत्याचार करने लगे तो और बहिष्कार करो, 2 मिनट में सरेंडर कर देते। और गांधी जी ने 300 हथियारों से अंग्रेजों को सरेंडर करा दिया। तो ये तो कुछ नहीं है जो आज हम यहाँ बैठे, अंग्रेजों की ताकत को 50 देशों में राज चल रहा था उनका, गांधी जी ने उनको भी सरेंडर करा दिया। मनमोहन जी का राज को 50 देशों में नहीं चलता है, भारत में भी ठीक से नहीं चल पाता है। तो ये तो 2 मिनट में सरेंडर कर देंगे, इतना दम नहीं है। आपकी एकता अगर बड़ी है, ग्राहकों का आपसे जुड़ाव है, तो ये बिल्कुल आसान है। और तीसरा आपकी काम ये करो, आज से आपके ग्राहकों को बोलो कि देखो भाई एक 50 पैसे का पोस्ट कार्ड दे, 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड दे, किसको? उपभोक्ता मामलों के मंत्री, उसमें ग्राहक लेके आप लोग ले, ग्राहक लेके कि हमसे बिना पूछे आप लोग हॉलमार्क कैसे लाए। ये तो ग्राहक की परमिशन से आने था। सरकार तो मैनेजर है, मालिक तो हमें, हम वोट देते हैं, वोट भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, वोट भी देते हैं, मालिक तो हम है। हमने तो नहीं कहा आपसे हॉलमार्क लाओ, किसी ग्राहक ने कहा, मैं ग्राहक हूं, मैंने आज तक नहीं कहा कि आपने हॉलमार्क चाहिए। मेरी आई ग्राहक है, उसने आज तक नहीं कहा हॉलमार्क चाहिए। हमारे देश में करोड़ों ग्राहक हैं जिन्होंने कभी नहीं कहा। मुझे याद नहीं है कि कभी किसी गांव में रैली हुई हो मुंबई में, दिल्ली में, ग्राहकों की तरफ से कि हॉलमार्क होना ही चाहिए, ऐसा हमने नहीं कहा। कुछ उपभोक्ता संगठनों ने जरूर कहा, लेकिन उन्होंने जो कहा वो भी मैंने उनसे पूछा, तो कहते हैं हम तो चलाते हैं विदेशी पैसे से अपना संगठन, तो वहां से इंस्पेक्शन आता हम भी बोलते हैं, हमको आई नहीं। एक उपभोक्ता संगठन को मैंने पूछा तुमने कैरेटोमीटर देखा है, तुमको मालूम है वो सिद्धांत क्या है जिसके आधार पर ये काम करता है? जिंदगी में कभी कैरेटोमीटर नहीं देखा, लेकिन अभियान चला दिया कैरेटोमीटर लगाओ, कैरेटोमीटर लगाओ। मैंने कहा भाई कैरेटोमीटर में ज्यादा चीटिंग होती है,
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जब खराब हो जाए तो उसका कुछ बताना चालू कर दे। आदमी का दिमाग जल्दी खराब नहीं होता, मशीन का जल्दी होता। एक छोटे से हिस्से को ही चेक कर सकता है, वो शायद 0.5 मिनट का हिस्सा भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो बीम है वो ज्यादा जा नहीं सकती है। बीम तो सेंट्रलाइज होती है, एकदम छोटे से हिस्से पर होती है। तो सपोज करो कि जिस हिस्से पर बीम डाली को खड़ा है, बाकी छोटा है, कोई पता ही नहीं कर सकता। और आपको कोई कैरेक्टर से चेक कराया, इसमें सबसे ज्यादा होता है। तो आप अपने ग्राहकों को अगर ये समझाना शुरू कर दें तो उनकी समझ में बहुत आसानी से आ जाए। और मैं आपसे कहता हूं कि हाथ से छूकर और आंख से देखकर जितना अच्छा परीक्षण होता है वो कोई मशीन नहीं कर सकती। हाथ से छूकर और आंख से देखकर, क्योंकि ईश्वर ने हमको जो पंचेंद्रियां दी है उनमें से स्पर्श और दृश्य सबसे प्रभावकारी है। तो हमको हाथ से छूकर आंख से देखकर बता सकते हैं कि ये सोना कितना खरा है, कितना होता है। मशीन को कभी उल्टा नहीं बता सकते। दिल्ली में अभी एक दुकान में मैं गया था, बहुत बड़ी दुकान है, कौन सा जिनका रोज मीट में जाहिरात आता था, कौन सा ज्वेलर है, पीपी ज्वेलर, इनकी दुकान पर मैं गया था। संयोग से कह रहे मीटर खराब हो गया, संयोग से खराब हो गया, कुछ का कुछ रीडिंग आ रहा है। मैंने कहा भाई इसको फेल को उठा, नहीं तो आपका भी दिमाग खराब होगा, ग्राहक का भी खराब, क्योंकि ये जो रीडिंग दे रहा है वो वास्तविक नहीं है। और इसके खराब होने के चांस इतने ज्यादा है, थोड़ा बारिश जाती हुई और ह्यूमिडिटी बड़ी मौसम तो उसी समय में खराब है। ह्यूमिडिटी माने समझते, मौसम में थोड़ा नमी बढ़ गई, नमी। ये कैरेक्टर यूरोप में आया, अमेरिका में आया, क्योंकि यहाँ के मौसम में नमी नहीं है, सूखा ही सूखा। जहां नमी बहुत है मौसम में, बाहर में खराब हो जाता है। बारिश से 4 महीने में बिल्कुल सही बात कहेगा, भरोसा नहीं। और कैरेक्टर बनाने वाली कंपनियां खुद कहती है कि हमारी लिमिटेशन, हर मशीन की एक लिमिटेशन होती है, उनकी अपनी लिमिटेशन है। वो एक पॉइंट को चेक कर सकता है, पूरे दागिने को कभी चेक नहीं। तो ये ग्राहक को अगर आपने बता दिया कि भैया ये तो इतना बड़ा दागिना है, इसके एक ही पॉइंट को ये चेक कर रहा है, जरूरी नहीं है कि पूरा दागिना वैसा ही हो, इससे अच्छा मेरी बात को भरोसा करो, वो मान लो। क्योंकि अब तक वो बिना कैरेक्टर के ही खरीदता आया है। ये तो सरकार ने फालतू का लगा दिया हमारे पीछे कि कैरेक्टर लाओ, स्टैंडर्ड बढ़ता है, ये नहीं आओ, स्टैंडर्ड उससे नहीं बढ़ता है, चीटिंग बढ़ती है। और यूरोप में बहुत चीटिंग किसी कैरेक्टर से होती है, और अमेरिका में तो सबसे ज्यादा चीटिंग किसी से होती है। आपस में कोई भी मतभेद ना हो जाए, मतभेद हो जाए तो उसको समझाने की कोशिश करें, मतभेद ना हो। और कोई चुपचाप जाकर हॉलमार्क न लेके आया, ले आया तो उसको सामाजिक बहिष्कार करके तुरंत बता दो दूसरे का भी वही होगा। और तीसरा, ग्राहक को थोड़ा समझाना शुरू कर दो, और बाकी काम ऊपर के स्तर पर केस करने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, पार्लियामेंट में बिल को रुकवाने का, खासदारों को माहिती देने का, वो सब हम और हमारी संस्था करने ही वाले हैं। और हमने तो ये संकल्प पहले से लिया ही हुआ है। हमारी तो लड़ाई हर विदेशी कंपनी के खिलाफ है, चाहे वो हॉलमार्क लेके आए या हमको चाहते हैं भारत में कोई परदेशी कंपनी कदम रखे किसी भी तरह। तो हम तो अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं, आप नीचे से हम ऊपर से दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर लड़े तो जरूर इससे हम सफल हो जाएंगे। असफल होने की कोई बात नहीं है। और ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जब हमने सरकार को झुकाया है, सरेंडर कराया है। अभी गोरक्षा के सवाल पर मैं आपको बताता हूं, 58 साल से सरकार गाय की हत्या करा रही है। सरकार 58 साल आजादी जब से मिली, उसके पहले अंग्रेज सरकार गाय की हत्या कर रही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जितने कतल खाने भारत में चलते हैं उन कतल खानों में अपना पैसा सरकार का कैसे लगाते हैं। कोई व्यक्ति कतल खाना खोलना चाहे, सरकार उसको कंप्लीट सब्सिडी देती है, 100% सब्सिडी। अगर आप कोल्हापुर में कतल खाना खोले तो जितने रुपए का कतल खाना बनेगा उतना पूरा रुपया सरकार आपको देगी, आपका कतल खाना खोलना होगा। और आप कोल्हापुर में गौशाला खोलो तो सरकार इतनी हराम हो रही है, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। गाय पालने के लिए नहीं, गाय काटने के लिए पैसा।
58 साल से यही चल रहा है। ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही। पिछले 7 साल से केस चालू था। 3 संस्थाओं की तरफ से हमने केस किया था कि सरकार करवा रही है गाय का कसाई। कसाई तो कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है, सरकार दे रही है सब्सिडी। तो सरकार की सब्सिडी के प्रश्न पर जब केस खुला और उनके सारे तर्क हमने ध्वस्त किए, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भारत में एक भी गाय नहीं करनी चाहिए, और अगर कहीं तो सरकार की जवाबदारी। अब सरकार पहुंचना ही नहीं, क्योंकि इस जजमेंट को कानून बना के लागू करने में उनको तकलीफ आ रही है। तकलीफ क्या आ रही है? बहुत पुरानी है, जिन्होंने 2000 से पैसा बनाया है और बना रहे हैं, मीट एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहे हैं, बहुत पुरानी है। उनके कदर खाने चलते हैं, अब उनका धंधा बंद होने का मौका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको आदेश दिया कि 6 महीने के अंदर कानून नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा हर राज्य। तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहना शुरू किया कि हम लोग जल्दी से बनाएंगे, राष्ट्रपति का सहयोग कराएंगे। कर्नाटक में भी होगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप में ईमानदारी है, संकल्प है, सच्चाई के साथ है, तो कोई भी सरकार आपके सामने नहीं है। 58 साल में जो गाय की हत्या चल रही थी, सरकार जिसमें लगी हुई थी, आपको बंद हो जाएगी थोड़े दिनों में। गाय ही नहीं, गाय वंश का कोई प्राणी अगर कटा तो पुलिस ऑफिसर से लेकर मुख्यमंत्री किसी भी फैसले ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ कि जिस पुलिस स्टेशन के सामने से गाय गुजर गई उसके ऑफिसर की जिम्मेदारी के साथ। तो ये हुआ है, इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं। कभी भी आप निराश मत करिए, कभी भी ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा। आप ईमानदारी से संकल्प के साथ एकता बनाकर चलते चले जाइए, हर काम होगा। तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करने आया कि आप अपने बीच में पहले एकजुट बनिए, संकल्प ले लीजिए कि हम जब तक सब मिलकर पहले करेंगे कोई और मार्ग नहीं देगा, और ये माहिती धीरे धीरे दूसरे गाँव में चलाना शुरू करिए। मैंने इसके लिए 2 कैसेट बनाने वो आप ले जाइए, उधर स्टॉल पे हैं, उनको बांटिए, कॉपी करिए, हजारों की संख्या में लोगों को दीजिए, और वो एक पत्रक चाहिए जो आपसे कहा बनाने के लिए। वो पत्रक हमने बनाया, हमारे बनने का है, आप उसे बना लीजिए, पूरा ऑफिस में पड़ा हुआ है, संजय प्रदेशी को फोन कर दीजिए, वो भेज देंगे, और आप फिर उसकी रीकॉपी करिए, रीप्रिंट करिए, हजारों लाखों की संख्या में छापिए और बांटना शुरू कर दीजिए। थोड़े दिन में ग्राहकों को जब ये समझ आ जाए तो ग्राहकों की एक सभा बुलाइए, फिर उसमें मैं उनको ये समझाऊंगा। तो आप व्यापारी और ग्राहक के एकजुट हो गए तो फिर ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और शायद हम उसमें जीत पाएंगे। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है। और एक छोटी सी चलते चलते बात, और फिर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करें तो उसके लिए एक छोटा काम और करें कि आपका मन, बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे। ये बहुत आवश्यक है। कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मन, बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे। क्योंकि बुद्धि से मदद मिलती है सोचने में, मन संकल्प कराता है और शरीर उसको वाहन बनाता है। हमारे भारत में एक पुरानी कहावत है, चर ऋषि की कभी भी कोई भी बड़ा काम करने के लिए निकलो तो पहले स्वयं स्वस्थ बनो, तब ये काम आसान। नहीं तो क्या होता है कि इस तरह के काम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेंटल टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर, और वो करने वाले बैठे हुए, और इस मेंटल टॉर्चर में कोई टूट जाता है तो वहीं से काम खराब होता है। तो आप मेंटली साउंड रहे, मानसिक रूप से आप में शक्ति रहे और शरीर में भी थोड़ा रेजिस्टेंस रहे। इसके लिए मेरी एक छोटी सी बात है जो आप स्वीकार कर सकते। आप अपने रूटीन को थोड़ा व्यवस्थित करिए, खान पान को थोड़ा व्यवस्थित करिए, ताकि बड़ा काम करने की शक्ति आपको मिले। थोड़े दिन में क्या होगा कि जब आप अपनी ताकत से लग जाएंगे तो हॉलमार्क वाले कुछ नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां करोड़ों रुपये भर रखा है। ये दुकानियों को रिश्वत देते हैं, वो समय आपको और ज्यादा मानसिक शक्ति की जरूरत होगी। तो आप अभी से थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें तो ये आपने आ जाएगा। शरीर बहुत सुरक्षित रहे, रेजिस्टेंस वाला रहे और मन में शक्ति बहुत रहे, संकल्प रहे। इसके लिए 4 उपाय हैं। सबसे पहला कि आप भोजन के बाद पानी पीना बंद करें, 1 घंटे के बाद पानी पीना। भोजन के बाद कुछ पीना पड़े तो ताक पियो, दूध पियो, जूस पियो,
पानी एक ताप से बनता है, क्योंकि शरीर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तब आता है जब आपका खाया हुआ भोजन पूरा पच जाता है। जो कुछ खाया है उसका पाचन होना बहुत आवश्यक है, और पाचन होने के लिए 1-1.25 घंटे का समय लगता है। और भोजन के पाचन होने में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो पानी है, क्योंकि भोजन को पाचन होने के लिए पेट में गर्मी लगती है, जिसको जठराग्नि भी कहते हैं। और पानी अगर पिया तो वो अग्नि शांत होती है, तो फिर पचता नहीं है। तो आयुर्वेद का सरल सूत्र है कि शरीर को तंदुरुस्त रखना और मन को ऊर्जावान बनाना, तो इसके लिए भोजन के बाद पानी नहीं पीना, 1 ताप के बाद। ये नियम आप धारण करो तो आपकी 50% बीमारियां तो दूर हो जाएंगी। मन, बुद्धि, शरीर तीनों एक साथ आता है। दूसरा एक नियम है कि पानी कभी भी ठंडा नहीं पीना, हमेशा कोमल ठंडा गुनगुना पानी, कभी भी पीना तो कोमल ठंडा गुनगुना, जितना गर्म शरीर उतना गर्म पानी। ठंडा कभी भी पीना रेजिस्टेंस बहुत कम होता है ठंडा पानी। और ठंडा पानी पीने से दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ होती है कब्जियत, कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन, और उसमें से दूसरी बहुत सारी बीमारियां निकलती हैं। तो ठंडा पानी कभी ना पीए, हल्का कुछ गर्म पानी, फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी। तीसरा नियम, पानी कभी भी एक साथ नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा पीना, सिप करके पीना, भूख भूख करके। एक बार में एक से पीना, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, तीसरा। 1 गिलास पानी पीने में 15 मिनट लगा, एक साथ 1 मिनट में नहीं। रजिस्टेंस सबसे कम इसी से होता है, लगातार पानी। तो पानी भूख पीना, हल्का कोमल पीना, भोजन के बाद नहीं पीना, और सवेरे उठकर सबसे पहले पानी। तो ये 4 नियम का पालन आप करेंगे तो बाद में जब तीनों आपके संतुलित रहेंगे, और इस 3 के संतुलन से ही रेजिस्टेंस आता है, प्रतिकारक शक्ति आती है, और मन, बुद्धि, शरीर तीनों एक साथ एक लय में काम होते हैं। आप ये मैथी दाना तो रेजिस्टेंस को बहुत बढ़ाता है। मैथी दाना छोटा छोटा पीले रंग का होता है, उसको रात को पानी में डालें, सवेरे उस पानी को पी लें, तो ये मैथी दाने से रेजिस्टेंस बहुत अच्छा रहता है, और खून को बराबर साफ करती रहती है। अगर आपका खून स्वच्छ है, पवित्र है, तंदुरुस्त है, तो कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। और थोड़ी शरीर में कहीं कोई कमजोरी होगी तो ये मैथी दाना बिल्कुल ठीक है। जैसे डायबिटीज है, तो सबसे कमजोर शरीर डायबिटीज आदमी का होता है। मन भी कमजोर होता है, शरीर भी कमजोर होता है। आप में से किसी को भी डायबिटीज है तो हाथ से पानी में डालो, सवेरे पानी, और इस मैथी दाने से घुटने का दर्द जाएगा, कमर का दर्द जाएगा, डायबिटीज चली जाएगी, मन, बुद्धि, शरीर तीनों तंदुरुस्त बनेंगे। और अंत में ये मैथी दाना आपको वज्र जैसा बना देगा, शरीर एकदम इतना कठोर हो जाएगा कि आसानी से कोई दूसरी बीमारी नहीं आ। ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषधि है हमारे स्वयं घर में, दालचीनी। दालचीनी का पाउडर शहद के साथ या गर्म पानी के साथ लेंगे तो भी शरीर से 48 रोग जाएंगे, शरीर दुरुस्त हो। हमारे घर में ऐसी एक बहुत अच्छी औषधि है हल्दी, स्वयं घर। हल्दी नियमित रूप से आप प्रयोग करो, थोड़ा दूध में डालकर लेते रहो, बहुत सारी बीमारियां कमी आती हैं। और ऐसे ही हमारे स्वयं घर में बहुत अच्छी औषधि है जीरा। पेट की कोई तकलीफ हो जाए, जीरे का पानी नहीं। हमारे स्वयं घर में 148 औषधि है, उन पर बराबर नजर रखो। कभी भी तकलीफ हो जाए तो उनका इस्तेमाल करो, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ से आपको दवा आपको सब रेजिस्टेंस को कम करने वाली है। एलोपैथी में एक ही औषधि नहीं है। तो एलोपैथी वाले को कहते हैं हमारे पास जहर है, वो खुद कहते हैं, और आप एक बीमारी से दूसरी बीमारी में ढूंढते रहते। एलोपैथी कभी भी संपूर्ण स्वस्थ नहीं रहते। संपूर्ण स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद में ही संभव है। और आयुर्वेद का सबसे अच्छा हमारा रसोई घर में, स्वयं घर में क्षेत्र है, उसका आप इस्तेमाल करो। और अंत में बन सके तो अगर शरीर को अच्छे से ताकतवर, मन, बुद्धि, संकल्प के साथ चले, गोमूत्र से थोड़ा देसी गाय का बहुत तंदुरुस्त बनाता है। मैं 6 साल से हजारों लोगों को इसका प्रयोग किया, अद्भुत शक्ति आती है गोमूत्र। मरे हुए देश की स्थिति में पड़े हुए पेशेंट चलना शुरू करके 8 बजे तो गोमूत्र रहता है। तो 25-30 मिलीलीटर गोमूत्र सवेरे कभी आप ले सकते हैं। खाने को बीमारी है तो जरूर लो, नहीं है तो भी ले। बीमारी कुछ भी हो, नाम उसका कुछ भी हो, वो सभी गोमूत्र से ठीक होने की कैपेसिटी रखते हैं। गोमूत्र में 17 औषधियां हैं।
और वो पूरे शरीर को दुरुस्त करने के लिए काम करते हैं। तो ये थोड़ा आपको लेकिन सावधानी से देखिए कि जो गाय का दूध लेना वो देशी गाय है, जैसे विदेशी है, क्योंकि विदेशी गाय का कुछ काम करेगी, दूध भी उसका काम नहीं, दूध भी काम नहीं। देशी गाय का ही दूध काम का है, विदेशी गाय का दूध लेने में उल्टा परिणाम होता है, रोग जान हो जाता है। देशी गाय में गाँव का नहीं जाता, किल्लारी, खरपालकर, साहिवाल, कांकरेजी, देवनी, अमृतमहल, जो भी हमारे इलाके की गाँव में गाय है उसका ही आप बोलोगे कि देशी गाय कितनी है, तो गौशाला में पता करो, सब लोग मिलकर एक छोटा सा पानी इकट्ठा करो, गौशाला पता करो, दूध भी मिलेगा और उसका शेड मिलेगा तो शेड गरीबों को दे देगा, उनको भी लाभ हो जाएगा, यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाय के शेड से ही अच्छी खेती हो जाएगी। तो समाज का भी भला करता नहीं और आप अपना भी भला करता है। और दूध कभी भी पीना तो गाय का ही पीना, भैंस का नहीं करेंगे, क्योंकि भैंस का दूध पीने से आपको शक्ति ही नहीं रहेगी। हमारे देश के लोगों ने 20-25 साल से भैंस का दूध पीना शुरू किया तो ये हाल है, जहां देखो वहां गिरावट 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 गिरावट। कारण इसका क्या? भैंस का दूध तामसिक, और वो तामस वाला दूध पी के सबकी बुद्धि भी कैसे हो, जैसी भैंस है वैसे भैंस जैसी बुद्धि सबकी हो। इसलिए आपकी गलती से बुद्धि, और भैंस को देख लो ना समझ में आ जाएगा, कहीं खड़ी हो जाए, हटती नहीं अपने से, डंडा मारना पड़ता है तो हटती है, सामने से कट आ जाए, पीछे से बस आ रहा हॉर्न की बजाय जो भी हटती है, क्योंकि अकल नहीं है उसको, बुद्धि नहीं है उसको। भैंस कभी भी कीचड़ में जाके बैठे नहीं, उससे तो निकलती नहीं है, और इतनी मूर्ख होती है कभी अपने बच्चे को पहचानती नहीं है। एक भैंस का बच्चा दूसरे के साथ चला जाता है, दूसरे का पहले के साथ चला आता है, और भैंस का बच्चा बनता है उसको भूसा भर के खड़ा करते तो दूध दे देती है, माई नहीं है जो माई। तो ऐसी भैंस का दूध मत पियो, और आप राम के पास जाए, बलराम के पास जाए, भैंस सिर्फ यमराज में पाती है, और मुझे बड़ा दुख होता है, बोला तो आपको भैंस ही भैंस दिखाई देती है, सब लोग भैंस का दूध पी रहे हैं। तो इसलिए बोला थोड़ी बदल दो, आप थोड़ा गाय ज्यादा रखो, गाय का दूध पियो, तो ये आगे आपको शरीर के काम आएगा और भारत की आने वाली जनरेशन के भी काम आएगा। और मैं इस विषय में आपके कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर देने के लिए अभी तैयार हूं। आप चाहे तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, जिसका उत्तर मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब ईमेल पर काम करते हो, कंप्यूटर पे, तो ईमेल एड्रेस कभी भी प्रश्न का ये सेशन है, हमेशा मैं आपके उत्तर के लिए तैयार हूँ। मेरा फोन नंबर है 9444114531 और इसमें सबसे आगे तो मुझे जरूर लगता है, क्योंकि मेरा सेमिनार कर्नाटक का है, से होंगे तो ये तो फोन नंबर है। एक और दूसरा फोन नंबर लिख लीजिए, वो मेरे ऑफिस का है, वर्धा ऑफिस का, जो हमारा मुख्य कार्यालय है, 07152 07152 एसपीडी कोड, और फोन नंबर है 560373 ये ऑफिस पता मेरा है राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्मा, बस इतना ही, राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्मा, सेवाग्राम गांव है वर्धा जिले, पिन कोड 442-102 नीचे महाराष्ट्र। और अगर ईमेल एड्रेस लिखना हो तो ईमेल एड्रेस है राजीव दीक्षित RAJIVDIXIT ये एक ही शब्द है, राजीव दीक्षित ABA @redditmail.com तो पत्र लिखकर फोन करके या ईमेल से कभी भी प्रश्न पूछ करें। अभी आपने ये तो मैंने भविष्य मेरे मन में शंका है, इसका मैं निरंतर चाहता हूँ। मेरा मन वायदे बाजार पे वायदे बाजार में धान्य सब आ रहे हैं, मेरे को लगता है उसमें एक फायदा है, जो भी जाकर सोने बाजार को मतलब उससे जुड़ी गए। आज वायदे बाजार में दाल है, दाल का भाव 25 रुपये से उठकर आज 40 रुपये आपको मालूम है,
और कोटिकल कुछ दाल है, वो जो दाल क्षेत्रीय वर्ग बनाता है उसको इसकी आमदनी बढ़ती है, इससे क्षेत्रीय वर्ग की आमदनी बढ़ती है। और आपने व्याख्यान में कहा, खुद आपने कहा जो क्षेत्रीय वर्ग है उससे आप सोना व्यापार जुड़े थे, उनके घर में शादी है तो हमारा सीजन है, या मतलब सब जानते हैं, तो अगर उनके पास पैसा तो हमारे पास जो पैसा आएगा तो मैं इसका आपको आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इस वस्तु आने से भाव बढ़ता है और क्षेत्र की आमदनी उससे बढ़ती होगी तो महाराष्ट्र में कोई क्षेत्र को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। महाराष्ट्र में 70 लाख क्षेत्री कापूस उत्पन्न करते हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्री कापूस के लिए महाराष्ट्र। फिर दूसरा है 45 लाख क्षेत्री दूध उत्पन्न करते हैं, लगभग 47 लाख क्षेत्री हैं जो ज्वारी बाजरी गेहूं उत्पन्न करते हैं और मुश्किल से 5 या 7 लाख क्षेत्री हैं जो उड़द की दाल की दाल है। तो ये महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा क्षेत्री है कापूस से। कापूस फायदा बाजार पर है, आपको मालूम है। खेती उत्पन्न में सबसे पहले कापूस ही आएगा फायदा। आज स्थिति ये है कि 5 साल पहले कापूस को 3600 रुपये क्विंटल भाव था, अभी वो 1700 रुपये क्विंटल है। तो ये वायदा बाजार आसमान में चढ़ा के जमीन में जब गिराता है ना तो अंत में आत्महत्या करेगा। क्षेत्रीय समाज ने क्या किया मैं बताता हूं। जब वायदा बाजार शुरू हुआ ना 5-6 साल पहले, सबसे पहले कापूस आ गया, परिणाम हुआ 2600 रुपये 2700 रुपये क्विंटल भाव मिला, सरकार ने नहीं दिया। क्षेत्रीय वर्ग को क्या लगा कि कापूस बहुत जास्ती करो, भाव थोड़ा मिला कापूस ही कापूस। 70 लाख क्षेत्रीय अपनी बाकी सब खेती छोड़कर कापूस को लगा। अंत में क्या हुआ, वायदा बाजार में जो खिलाड़ी है ना वो कुछ दिमाग रखते थे, उन्होंने यहाँ से 70 लाख क्षेत्रीय को कापूस से लगा के आराम से उस बाजार को गिराया, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में है सरकार के। तो जो 2600 रुपये क्विंटल का 1700 रुपये क्विंटल हुआ। अब स्थिति यह है कि जो क्षेत्रीय में बाकी सब बंद कर दिया कापूस आधारित खेती, उसको फिर थोड़े दिन के बाद सरकार ने कहा अच्छा अभी तुम ऐसा करो बीटी कॉटन करो, तो बीटी कॉटन लगा दिया। 50 रुपये का पहले बीज आता था, अब 1800 रुपये का आता है। अब बीटी कॉटन करो तो ये खत लगाओ ये खत लगाओ, परिणाम ये हुआ क्षेत्री को 1 हेक्टेयर खेती में 12,000 रुपये का खर्चा हो गया और 1 एकड़ खेती में जो कापूस उत्पन्न होकर बाजार में मिलता है तो 8,000 7,000 9,000 मिलता है, 12,000 खर्चा है। अब वो 3,000 का जो घाटा उसको पूर्ति करने के लिए कर्ज लेता है और कर्ज का ब्याज भरता है, फिर कर्ज लेता है और जब देने की ताकत नहीं होती तो आत्महत्या। कल्पना की बात है, लाभ होता है एजेंट शेतकरी मेरे आपसे एक निवेदन है, आपने होलमार्क के विरोध में एकजुट सब होना चाहिए ऐसे बोला। अच्छा, ये होलमार्क है, इसके अंदर समझो हमारे पहले अपने सभासद वो भी ये बारे में पहले सोचना चाहिए। हम लोग गहने के ऊपर 23 कैरेट से हम मारते हैं और एक्चुअली दागिना वो 20 कैरेट का हो, 75% है, 78% है, 80% है। अच्छा, गवर्नमेंट लागू करना चाहती है तो उसका सर्वे करें। कल खुदानवास्ता कुछ भी किसी शराब की दुकान में जा रहे उधर से दागिना लिया, 23 कैरेट का स्लैब देखा, मगर एक्चुअली दागिना वो 20 कैरेट का निकला। अच्छा, उसकी गुडविल खराब हो जाएगी। जब अपन उनके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, हम नहीं करना चाह रहे, हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तभी वो कोई ना कोई तो कदम उठाएंगे जिसकी वजह से अपने शराब को भी उसका त्रास हो सकता है। तभी समझो कि वो 75 तक का दागिना है और वो सब पेपर में आ गया और उसकी गुडविल जो विश्वास जो आप बोल रहे हो, जिस विश्वास से अपन काम करते हैं, वो विश्वास उस टाइम 100 वर्ष का विश्वास 1 मिनट में टूट जाएगा। तभी उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये बहुत जरूरी है कि अपनी सच्चाई आप मत छोड़ो, क्योंकि ये जो है ना धर्मयुद्ध है। आपकी सच्चाई आपकी ताकत है, आपका ग्राहक आपकी ताकत है। आपकी सच्चाई में आप अगर कमजोर पड़े तो लड़के आप साथ रहें, ये आप सच्चाई आपकी मत छोड़ो। माने जितने कैरेट का दागिना है उतने ही कैरेट का बोल होते हैं। आप इकट्ठा देखो तो मेरा दागिना 20 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 23 कैरेट का,
ऐसा थोड़े दिन में होगा। जब 2008 में कंपल्सरी करेंगे ना हॉलमार्क, तो वो एडमिशन सर्वे करेंगे या एडमिशन आपके यहाँ आकर चेक करेंगे, और वो ये होगा किसी भी दुकान में थोड़ा भी आपको तालिका मिला, उस पर क्लेम कुछ किया गया है, वास्तविकता कुछ भी नहीं, तो उनको आधार मिलेगा, आपको गाली दे देगा, और वो फिर पूरे तरह का हो जाता है। एक व्यक्ति की कमजोरी पूरे समाज को तस्वीर देगी। तो आपको मैंने ये बात कही है कि जैसे आप ये संकल्प करो कि हम हॉलमार्क नहीं देंगे, वैसे आपस में मिलेगा आप संकल्प करो कि हम हमारी सच्चाई नहीं कोई नहीं। इसमें मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि हॉलमार्क लगने से क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं, तो इसमें कम क्वालिटी के डायरेक्ट में भी हॉलमार्क मिलता है और अच्छी क्वालिटी में भी मिलता है। अगर गवर्नमेंट 90% होता उसे हॉलमार्क दे सिर्फ 90%, तो बात 50% देते, 60% देते, 70% देते, उसका क्या मतलब क्या होता है? मुझे आपसे कहना ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये नहीं है कि ग्राहक को 10 क्वालिटी सोने का दागिना मिले, उनका हॉलमार्क रजिस्टर मिलता है, अपना टेबल मिलता है, ग्राहक को भरोसा है कि जरूर की भाई साहब निकल रहा हो, एक भाई साहब निकल रहा हो, क्या ताकत निकल रहा हो, वास्तव में तभी सुनेगा जो भरोसा है, भरोसा रहने वाला है। अगर वो भरोसे में जो भाई का पालन करेगा और इससे क्या बनाएगा, बिल्कुल क्या करेगा, तो उसका अच्छा भी जाएगा, उसका अच्छे चलने वाला है। नहीं, आप सच्चे रास्ते पालो, वो उसका कुछ नहीं कर सकता है, उसे हम उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं कर सकते, तो उससे क्या करेंगे? नहीं, उसमें यही क्वालिटी आप कि आप सच्चाई में रहेंगे एक बार, और आप चाहें तो ग्राहक को इस विषय में कोई रिस्क करें, ये दोनों ऑप्शन आपके लिए खुले। करत असताना कोल्हापूर शराब व्यापारी संघ म्हणून आहे, तर त्यांना आपण ज्यावेळी हे आपल्याला सांगतात, आपण व्याख्यान आणले म्हणजे त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायला आणतं, त्यांचं मार्गदर्शन आपण घेत असताना आपल्याला कुठेही अयोग्य म्हणजे त्याचं ही सध्या म्हणून आपण कुठं चुकू नये म्हणून मी त्याला विचारलं, आम्ही आंदोलन करा म्हणून सांगितलं त्याला, आणि उद्या आपला माल असा आहे की उद्या कुठेतरी आपण प्रॉब्लेम लागलो तर कोल्हापूर शराब व्यापारी संघाचं नाव त्यात असं कुठेही गोवलं जातं. तुला कुठे काय म्हटलं नाही, मी जो प्रश्न विचारायला मला त्याला हा विषय काय एवढा समजलो और एक दूसरी बात निवेदन कर रहा हूं कि हम एक बहुत बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ये छोटे से मतभेद से शुरू मत करिए, बहुत बड़े काम के लिए छोटे छोटे मतभेद को बात में रखिए, सब क्वालिटी के डेवलप हो जो पूरे भारत के लोग घर से इस्तेमाल करें, वो वहां तक इस बात को पहुंचाएं, ऐसी कल्पना। तो यहाँ से उसको जो वहां तक जाएगा कदम यहाँ से सेक्रेटरी होता है, व्यक्तिगत काम बनाते हैं। और एक निवेदन कि अभी आपने जितना सुना, जितना समझ में आ गया, वो तुरंत आप बताना शुरू करें ग्राहक। मैंने आपने कहा पत्रक बना के देना, जब तक पत्रक नहीं है तब तक उनसे बताना शुरू करें। पत्रक शायद 7 दिन में 10 दिन में बन जाएगा, और इस विषय पर थोड़ा ध्यान से सुनको लिया बहुत अच्छा, वो कैसे सुन लीजिए, उसमें और विषय क्लियर होते हैं, आप किसी को भी करनी है, फिर सारी व्यक्ति की जरूरत ना पड़े आपको, आप खुद ये बात बहुत अच्छे से दूसरे को समझाएं। जिस दिन आपकी ये हैसियत हो गई उस दिन आगे बढ़ाई आपको ठीक, क्योंकि आप जब समझाना शुरू कर देंगे वो मुझे बहुत खुशी आएगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि आपने ठीक से समझ लिया और समझाना शुरू किया। तो वो बस इतना ही, और कोई प्रश्न? हाँ, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए बिल्कुल आएगा। हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट ऑथोरिटी आगे इंडस्ट्रियल एक्ट के कानून लागू होंगे, उसमें एक्साइज भी आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा, और दूसरी चीजें धीरे धीरे आएंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराएं
वहीं से इसलिए मैंने आपको जो सुझाव दिया वो पूछ रहा है। मैंने सुझाव दिया कि आप क्वालिटी मार्क रजिस्टर कराइए अपना, उसमें ऐसा नहीं है। क्वालिटी मार्क और रजिस्टर्ड मार्क दोनों में अंतर है, आप समझ नहीं पा रहे। क्वालिटी मार्क बिल्कुल अलग चीज है, रजिस्ट्रेशन का मार्क अलग चीज है। आप क्वालिटी मार्क रजिस्टर कराइए, जैसे मैंने मेरी बात बताया ना, हमें कोई एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता, हमें कोई सिस्टमेटिक नहीं करना पड़ता। गारंटी हमने ली है कि जो मार्ग पर ये स्वानंद चिन्ह होगा वो खराब मार्ग होगा, वो गारंटी हमारी है। और वो गारंटी देने के पहले हम वो सामान को चेक कर लेते हैं जिस पर ये हम देते हैं, और जो बनाने वाला है उसके साथ हमारा एक अंडरस्टैंडिंग रहता है कि भाई क्वालिटी गिराएगी तो ये मार्ग हम वापस ले लेंगे आपसे। तो वो क्वालिटी मार्क का जो रजिस्ट्रेशन है और आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दोनों हमारे पास है। क्वालिटी मार्क रजिस्ट्रेशन सामूहिक आप रहेंगे, उसमें एक्साइज का प्रॉब्लम नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जब आप ट्रेडमार्क लेने जाएंगे तो उसमें एक्साइज भी आएगा, दूसरे टैक्सेस भी आएंगे। अभी अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आगे कोई भी प्रश्न के लिए मैंने आपको खुला है, आप कर सकते हैं। और आपसे फिर एक बार